हाँ भाई, गुड मॉर्निंग दोस्तों। दोस्त मेरे लास्ट एंड फाइनल क्लास में मैं रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ा रहा था, आपको यही बात थी क्या? और मैंने कहा था रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है ये बता दिया, एक सिंपल सी जानकारी दी थी। एक्चुअल में अगर मुझसे पूछा जाए आपको, वो आपको बता चुका था आपको। अगली बात आती है, आपको मैंने द्रव्यमान संरक्षण का नियम के बारे में कुछ लिखवा दिया था क्या? मैंने आपको एक बात लिखवाई थी कल की क्लास में कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को जो संतुलित करते हैं वो इसलिए संतुलित करते हैं क्योंकि वह किस नियम का पालन करती है? द्रव्यमान संरक्षण के नियम का क्या करती है? पालन। कहने का मतलब, इस नियम का मतलब यह होता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण किया जा सकता है और ना ही क्या किया जा सकता है? विनाश। लिखो नीचे इसके अंदर, जो कल चल रहा था उसी में एक लाइन लिख दो, फिर मैं पॉइंट लिखवाता हूं, नेक्स्ट पॉइंट आपको, है ना? जो कल चल रहा था उसी में एक लाइन और लिख लो आप जल्दी से। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को 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 संतुलित इसलिए करते हैं किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित इसलिए करते हैं किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित इसलिए करते हैं क्योंकि वह द्रव्यमान संरक्षण के नियम का द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करती है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित इसलिए करते हैं क्योंकि वह द्रव्यमान संरक्षण के नियम का क्या करती है? पालन। मास कंजर्वेशन रूल का पालन करती है, फॉलो करती है। संरक्षण के नियम का क्या करती है? पालन। तो मैंने ये लाइन कल की क्लास में आपको समझा भी दी थी कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है ना क्या होता है? बिना। कहने का मतलब मास कंजर्व रहता है, द्रव्यमान संरक्षित रहता है। इतनी बातें मैं कल बता चुका था। अब मैं उसी कड़ी में आगे बढ़ता हूं और डिटेल से इस टॉपिक के बारे में समझाता हूं। कल से और आज तक की क्लास में मैंने 2-4 लाइनें लिखवाई हैं। टॉपिक कल ही स्टार्ट किया था, एक्चुअल में टॉपिक आज से स्टार्ट है कायदे से बात करने ना। मैंने तो 2-3 बातें समझाई है। एक तो मैंने कहा किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित किस विधि से करते हैं? हिट एंड ट्रायल। कोई अभिक्रिया संतुलित नहीं है तो उसे क्या कहते हैं? कंकाली समीकरण। और एक मैंने ये बात बताई। अब आता है काम की बात इस टॉपिक में अंदर, और आप सभी लोग हेडिंग डालो, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। क्वेश्चन यहां से आएंगे एग्जाम में। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। दोस्त मेरे, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार की बात करूं, क्या होते हैं क्या नहीं होते, पहले ढंग से सुनना और समझना आप लोग, है ना? अगर इन रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकारों की बात करूं तो इनमें सबसे पहले आते हैं, और सबसे पहले जो अभिक्रिया आती है उस अभिक्रिया का नाम होता है संयोजन अभिक्रिया। अरे कौन सी अभिक्रिया? संयोजन अभिक्रिया, या इसी को क्या बोलते हैं दोस्त मेरे? इसी का नाम होता है एडिशन रिएक्शन। अरे क्या होता है? एडिशन। अब मेरी बात को खुद सुनना अच्छी तरीके से। संयोजन का मतलब एक तरह से जोड़ना है क्या? संयोजन का मतलब क्या होता है? जोड़ना। और फिर मैंने क्या बोला कि इसका मतलब समझो इस बात का, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर, कितने पदार्थ? 2 से अधिक कितने भी हो सकते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मिलकर एक नया पदार्थ बनाए। अरे कितना बनाए? एक। तो वो समझ लेना, आप समझ लेना कि वो जो अभिक्रिया होगी वो संयोजन अभिक्रिया होगी। अरे क्या होगी? संयोजन। अरे तुम तो एक बात भेजे में सेट कर लो अपने में कि जो प्रोडक्ट बनेगा वो कितना बनेगा? एक। सिंगल प्रोडक्ट आपको बनता हुआ किसी अभिक्रिया में दिख जाए तो समझ लेना वो अभिक्रिया कैसी होगी? संयोजन। देखो, आपको ध्यान होना चाहिए, मैं एक बार आपको दोबारा इस बात को रिपीट करता हूं जो कल भी मैंने कहा था। इस टॉपिक को पढ़ने का तरीका अलग है,
समझ में आ रहा है क्या? इस टॉपिक में क्वेश्चन कैसे आएंगे वो मैं आपको बताऊंगा, और इन टॉपिक्स को समझ के आप कर लोगे तो टॉपिक भी ये भी ऐसा है जो क्लासरूम में याद हो जाएगा। हो क्या जाएगा, मैं आपको साथ में याद करवा दूंगा इस टॉपिक को, लोगों को चाहे कितना भी टफ लगे, और मैं आपको क्वेश्चंस लिखवा दूंगा कि ये क्वेश्चंस आएंगे, उनमें से ही कोई एक आएगा, है ना? तो ध्यान रखो अच्छी तरीके, मेरी बात को गौर करके सुनो। मैं एक बार फिर बोल रहा हूं, संयोजन का मतलब होता है जोड़ना। क्या होता है? जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर कितना पदार्थ बनाए? एक प्रोडक्ट बनाए तो सभी क्रिया को बोलते हैं संयोजन। क्या बोलते हैं? आपसे क्या करेगा? 4 एग्जाम्पल दे देगा। कितने दे देगा? 4। और आपसे पूछेगा इनमें से कौन सा संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है या नहीं। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अभिक्रिया रटो, हाँ मुझे कोई अभिक्रिया याद करानी होगी वो मैं अपने आप बता दूंगा, कौन सी एग्जाम में अलग से आपको याद भी रखनी है। लेकिन पहला काम तो यह, कोई भी अभिक्रिया आ जाए जिससे प्रोडक्ट कितना बने? एक। जैसे सुनो एग्जाम्पल इस अभिक्रिया के। पहला एग्जाम्पल जो मैंने कल भी लिखा था उसको भी लिखता हूं मैं आपको। ये मैग्नीशियम था क्या? इसकी क्रिया कल की क्लास में मैंने ऑक्सीजन से कराई थी क्या? ठीक है, 2Mg था, O2 से क्रिया की तो 2MgO बनाता। अरे क्या बनाता? 2M। अब मुझे बताइए प्रोडक्ट कितना बन रहा है? अरे बन रहा है क्या? क्या ये अभिक्रिया संयोजन है क्या? अरे ये 2 पदार्थ हैं, ये 2 की जगह 3 भी हो जाते, 4 हो जाते, ये कितने भी हो जाते, इनसे कोई लेना देना नहीं था। मुझे मतलब ऐसा था कि ये जो प्रोडक्ट बन रहा है वो कितना बन रहा है? एक। तो समझ लेना उस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहा गया। पहले मेरी बात भेजे में सुनो आप अच्छी तरीके से। पहला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि 4 अभिक्रिया लिख देगा और आपसे पूछेगा इनमें से कौन सी अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया है या नहीं। ठीक है भाई, अभी चालू ही किया, पहली स्लाइड है ना, ये दिमाग में रखो, और अभी लिखवाना भी स्टार्ट करूंगा, ये समझ लो तुम। तो अगर इस संयोजन अभिक्रिया की बात करूं तो मैंने पहला क्वेश्चन आपको तरीके से बता दिया ना, ये रटना नहीं है। तो इसमें अगर मुझसे पूछा जाए, आपको दिख रहा है प्रोडक्ट एक बन रहा है, लेकिन इस अभिक्रिया के बारे में एक बात और बता रहा हूं आपको, क्योंकि एनसीईआरटी ने लिखा भी है और आजकल के एग्जामों में ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं कि कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिनको हम भूल जाते हैं, या कुछ अलग बड़ी बातें भी हैं लेकिन हमको अब ध्यान रखने पड़ेंगे आजकल के एग्जामों में। पहला क्वेश्चन, इसका नाम जो होता है MgO, इसका नाम आपको सबको पता होगा, कल की क्लास में बताया था, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम, चलो एक और सुनो, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया इसका नाम, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब दोस्त मेरी बात को सुनो, इस रिएक्शन को आपको ऐसे भी याद रखना है। एक्चुअल में रिएक्शन क्या कह रही है मैं आपको समझाता हूं। ये क्या है? मैग्नीशियम एक रिबन होता है। अरे क्या होता है? रिबन का मतलब एक तार जैसा होता है लगभग, कैसा जाता है? और इस मैग्नीशियम की जब क्रिया ऑक्सीजन के साथ हो रही है, इसका मतलब उसको जलाया जा रहा है, उसको क्या कहता है? और जलाने के बाद क्या होता है, जलता कैसे मैं आपको बता देता हूं। आपने फुलझड़ी जलाई होगी और सेम ऐसे ये तार जलना चालू हो जाता है जब ऐसे आग लगाते हैं, और ये जलता है तो एक पाउडर प्राप्त होगा। अरे क्या होगा? पाउडर। जब पूरा जल जाएगा तो पाउडर, जैसे फुलझड़ी जल जाती है तो पाउडर के रूप में आ जाता है, तो ऐसे ही जलने के बाद पाउडर के रूप में आ जाता है। और ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है ना, ये कभी भी पूछा जाए कैसे रंग का होता है तो आप बोलोगे सफेद। अरे कैसा? क्वेश्चन बताता हूं क्या पूछेगा, मैं सब लिखवा दूंगा आपको, मैं फिर बोल रहा हूं किसी भी एग्जाम के लिए। अब थोड़ा सा एक क्वेश्चन अलग घुमा के पूछेगा आपसे, वो कहेगा, क्योंकि एनसीईआरटी ने लिख रखा है, बार बार सुन रहा हूं 10th क्लास की बुक में आपको, इसलिए आपको बुक का सहारा ले रहा हूं जिससे आपको क्वेश्चन का महत्व समझ में आए। वो आपसे ये कहेगा कि जब मैग्नीशियम के रिबन को जलाया जाता है, मैग्नीशियम के रिबन को क्या कहता है? जब जलाने की बात कर देता है ना किसी चीज को, तो स्वाभाविक बात है कि उसकी क्रिया किससे हो रही है? वो कह रहा है कि मैग्नीशियम के रिबन को जब जलाया जाता है तो बताओ जो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो प्राप्त होता है वो कैसे रंग का होता है? अरे क्या? सफेद। या इस बात को उल्टा करके पूछ लेगा इसको। ये देखो क्यों पूछता है, बात तो सीधी है, लेकिन जो लोग रट के जाते हैं उनके पल्ले ही नहीं पड़ता क्या कहना चाह रहा है ये। या इस बात को ऐसे पूछ लेगा कि जब मैग्नीशियम के रिबन को जलाया जाता है तो एक सफेद रंग का पाउडर प्राप्त होता है। अरे क्या होता है? सफेद। बताओ वो कौन है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। बात समझ में आ गई क्या? और क्या यह अभिक्रिया संयोजन है क्या? चलो एक एग्जांपल पहला, अगली बात आ जाओ इस कड़ी में। अगर दूसरे की बात करूं इसके अंदर क्या होता है, तो दूसरा एग्जांपल आपसे ये कहता है भाई साहब, ये कार्बन है। अरे क्या है? इसकी क्रिया की ऑक्सीजन के साथ। अरे किसके साथ? अगर करूंगा, मैंने कल की क्लास में भी अभिक्रिया लिखाई थी क्या? क्या बनेगा? CO2। अरे क्या? वैसे कभी किसी चीज का दहन होता है तो ऊष्मा भी बाहर निकलेगी क्या? स्वाभाविक बात है, मगर ऊष्मा कोई प्रोडक्ट है क्या? अरे है क्या? अब सुनो मेरी बात, अब मुझे बताओ, ये भी यही कह रहा है कि कार्बन का जब दहन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या निकलती है? बाहर। ये सबको पता है, या कोई लाइन नहीं पूछेगा, आपको ध्यान भी रहता है। मुझे तो इस उदाहरण में ये बताना है क्या ये संयोजन अभिक्रिया है कि नहीं है?
एक सेकंड गुरु जी आप सर यहाँ दो और पता नहीं मेरी लाइन ही समझ नहीं आ रही क्या पूछना चाह रहे हो। चलो इधर आ सुनो। मैंने कहा कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया करके सर Mg और ऑक्सीजन की रिएक्शन करते हैं तो 2MgO प्राप्त होता है, क्यों? गजब, क्यों होता है प्राप्त? यूं ही होता है। अरे अरे सही बात है क्या? ये भाई साहब क्यों होता है? ये मैग्नीशियम है और ये ऑक्सीजन है। यही तो अभी 1 घंटे से यही समझा रहा हूं कि मैग्नीशियम का रिबन है, उसको जला रहे हैं। अब क्या हो रहे हैं? जला रहे हैं। अब तुम जो चाहते हो तुम्हारे ये है कि यूं दिखेगा ये जल रहा है, ये अब बोलेगा मैं मैग्नीशियम ऑक्साइड हूं। ठीक है, ये केमिस्ट्री है, ये प्रैक्टिकल है। अरे क्या है? प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल जब करते हैं तब आपको आता है। अब तुम एक बात बताता हूँ, सिंपल सी बात, तुम चाहते क्या हो? अब मैं बताता हूँ, तुम बस दिमाग मत लगाओ। ठीक है, अब हो गया बहुत। तुम क्या साइंटिस्ट नहीं बनोगे, तुम बनोगे सीटी का प्री का पेपर आएगा जिसमें तुम्हारा काम चला के साइंस आ जाए, उसको पास करके आगे बढ़ने का काम है। ठीक है, जबरदस्ती इतना दिमाग मत लगा, सब हो गया होना है तुमको। ठीक है, यहाँ इतना सा काम है कि मैं जो बताना चाह रहा हूँ मेरी तो आत्मा निकलती है पढ़ाने में, और तुम बीच में क्यों क्या लगा रहे हो। ठीक है, ये तुम्हारे लिए क्यों ही है कि तुम इतने दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तुम जितना मैं बात बोल रहा हूँ ना उतनी बात सुना करो, है ना। और मैं समझा भी रहा हूँ, मैं जितना तुमको समझाने की है ना वो बात, अब तुम जो काम करना चाह रहे हो वो मत करो, क्योंकि मुझे पता है कि तुमको क्वेश्चन पूछना नहीं आता। ठीक है ना, क्योंकि तुमको अभी वो पता नहीं है ना, तो इसमें जबरदस्ती नहीं लगाते। ये एक तरह से प्रैक्टिकल है कि पहले प्रैक्टिकल हो गए तब हमने ये बताया कि ये प्रोडक्ट प्राप्त होता है। समझ में आ रही है मेरी बात? तो ये ध्यान रखो। इधर आ जाओ। ये कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया कराएगा, क्या बनाएगा? CO2। अरे बनाएगा क्या? अब पहले तो मुझे क्या बताओ, क्या प्रोडक्ट एक बना के नहीं बना? क्या ये संयोजन अभिक्रिया है कि नहीं? दिख रहा है क्या आपको? कुछ नहीं करना। मैंने अभी आपको अभिक्रिया रटने की बात बोली है क्या? मैंने तो आपको अभी इसकी जगह कोई सी भी लिख देता, जैसे एक और लिख दो, लो मैंने ये लिख दिया। इधर देखो आप, पहले एक मुझे बताओ, ये ऊपर वाली अभिक्रिया संतुलित है कि नहीं है? देख लो एक बार, है नहीं? देख लो, है क्या? इधर कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर ऑक्सीजन, इधर भी ऑक्सीजन। अभिक्रिया क्या है? मैं संतुलित करना यहीं सिखाते जाऊंगा बार बार, ठीक है ना। ये ध्यान रखो। इधर आ जाओ। एक अभिक्रिया ये लिख दी मैंने, H2 प्लस O2 से क्रिया करता है, क्या बनता है? H2O। अरे सुना है क्या? सबको पता, कोई नहीं पूछेगा इस अभिक्रिया को। तुम तो एक लिख देगा इसको। क्या ये अभिक्रिया संयोजन है क्या? क्यों? प्रोडक्ट कितना बन रहा है? अरे ये देख लो, ये प्रोडक्ट हो रहा है, ये कितना बन रहा है? A। तो संयोजन है क्या? ये ऑप्शन में आ जाए अभिक्रिया लिख के। क्या ये अभिक्रिया संतुलित है कि नहीं? अरे इतना तो हम बता सकते हैं ना। तो 4 ऑप्शन आएंगे, कौन सी संतुलित है या नहीं। इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन। एक है तो 2 से गुणा कर दूं क्या? लेकिन हाइड्रोजन कितने हो गए? इधर हाइड्रोजन, इसको भी 2 से गुणा कर दूं क्या? कितने हो गए? अरे बात समझ में आ गई क्या? फिर देख लो एक बार, 4 क्या है? हाइड्रोजन, इधर भी 4 हाइड्रोजन, इधर ऑक्सीजन, इधर भी कितने? क्या संयोजन अभिक्रिया है क्या? चलो एक और बात सुनो। ये तो आपको एक देखो, 2 तरह के क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया 4 अभिक्रिया लिख देगा, आपको देखना है कि संयोजन है या नहीं। जब प्रोडक्ट एक मिल जाए तो आप बोल देना फर्स्ट ग्रेड का पूछा गया क्वेश्चन था, मैं बताऊंगा इस तरीके के क्वेश्चन। अब मेरी बात को सुनो। अब एक चौथा रिएक्शन और लिख रहा हूं मैं आपको, जो आपकी बुक्स में भी दे रखा है एनसीईआरटी में। इसको मैं आपको याद करने के लिए बोलूंगा, और इसका रीजन है क्योंकि फेमस रिएक्शन है और जो बहुत बार आती है बहुत जगह, और हाल ही में कितनी भी एग्जाम लगी है ना, इनसे संबंधित क्वेश्चन खूब पूछे गए हैं। अब देखो थोड़ा सा, क्योंकि क्वेश्चन को बढ़ाएगा, क्वेश्चन को थोड़ा क्या करेगा? बढ़ाएगा, नया करेगा कुछ क्वेश्चन पूछने के लिए, कि वो बातें नहीं पूछता रहेगा जो आपको आती हैं। सुनो मेरी बात, चौथे नंबर का क्वेश्चन एक मैं कह रहा हूं, ये CaO है। अरे क्या है? इसका नाम लिख रहा हूं मैं आपको समझाने के लिए। इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। देखो Ca को क्या बोलते हैं? कैल्शियम। ऑक्सीजन है तो इसको क्या बोलोगे? ऑक्साइड। मैंने कहा इधर वाला ऋणात्मक होता है, उसके लास्ट में आइड लग जाता है। अरे क्या लग जाता है? आइड। इसकी क्रिया जल के साथ कराते हैं। अरे किसके साथ कराते हैं? तो अब ये क्या बनाता है? CaOH का होल टॉय। अरे बनाता है क्या? और इसको क्या बोलते हैं? ये होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अरे क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। इधर देखो, पहले इसका अभिक्रिया का मतलब क्या है एक बार सुनो। पहले मुझे बताओ, पहले मुझे बताना, क्या ये अभिक्रिया संयोजन है कि नहीं है? अरे दिख रहा है क्या?
इसमें तो कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है, इसमें तो एक बात देखनी है, क्या प्रोडक्ट एक बन रहा है क्या? इसका मतलब अभिक्रिया कैसी है? अरे यही बात है क्या? अगली बात सुनो। इसके बाद इस अभिक्रिया के बारे में कुछ क्वेश्चंस बताता हूं। एक तो ये बात हो गई संयोजन है, ये 4 ऑप्शन आएगा, हम बता देंगे एक बार। अब मैं कुछ बात बताऊं, इस CaO का नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। इसके बारे में एक बात याद रखना, इसका दूसरा नाम भी है। जब मैं आपको धातु अधातु पढ़ाऊंगा उसमें कुछ महत्वपूर्ण रासायनिक सूत्र लिखवाऊंगा। महत्वपूर्ण क्या बताऊंगा? एक क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, देखो सुनो। दाबन सोडा का सूत्र क्या है? वेकिंग सोडा का सूत्र क्या है? विरंजक चूर्ण का, उन्हीं में ये भी आते हैं, वहां भी लिखवाऊंगा, रिपीट कराऊंगा। और सुनो, इस कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोलते हैं? इसका एक साधारण नाम होता है बिना भुजा चूना। अरे क्या बोलते हैं? बिना भुजा चूना। मेरी बात को सुनो, बहुत बार आएगा एग्जामों में, हजारों बार क्वेश्चन आता है ये, और इसीलिए आता है क्योंकि 10th क्लास की फर्स्ट लेसन में दे रखा है कि बिना भुजे हुए चूने का सूत्र क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड। और ये जो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं भुजा चूना। अरे क्या बोलते हैं? भुजा हुआ चूना या भुजा चूना कहा जाता है। क्या मतलब है? मेरी बात को सुनो। पहले हमारे घरों में जो पुताई होती थी तो वो कली आती थी, डगड़े टाइप में आते थे क्या? वो होता था बिना भुजा हुआ चूना, और उसको क्या बोलते थे? कैल्शियम ऑक्साइड। साइंस की भाषा में, केमिस्ट्री की भाषा में। समझ में आ रहा है क्या? ये रिएक्शन क्या कह रही है वो सुनो आप। उसको हम यूज कैसे करते थे? उन डगड़ों को जो थैली में थे उनको एक पात्र में लेते थे और उसमें मिलाते थे पानी। अरे H2O मिला दिया मैंने, और पानी मिलाने के बाद वो घोल बनता था क्या? लेकिन आपने उस घोल में देखा होगा कि इस अभिक्रिया के साथ ऊष्मा भी बाहर निकलती थी। यही बात थी क्या? गर्म हो जाता था, पात्र भी क्या हो जाता था? गर्म, और वो उबलने लग जाते थे। और जब वो घोल बन जाता था ना, वो घोल किसका होता था? कैल्शियम ऑक्साइड। अब वो जब गर्म हुआ है, ऊष्मा बाहर निकली है, इसलिए इस चूने को क्या बोल दिया? भुजा हुआ चूना या भुजा चूना बोला। और भुजा चूना का फॉर्मूला क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दो बातें तो डायरेक्ट याद रखनी है। पहली बात कि बिना भुजा हुआ चूने का फॉर्मूला क्या होता है? CaO। इसको क्या बोलते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। और भुजे हुए चूने का सूत्र क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और ये क्या होता है? CaOH का होल टॉय। बोलो, रख लोगे क्या याद? रखना ही पड़ेगा, इसमें मेरा कुछ भी योगदान नहीं है। कुछ नहीं कह सकता मैं आपको कि इसमें कोई ट्रिक ब्रेक काम नहीं करती। यहां आपको याद ही रखना पड़ेगा। इसका एक ही तरीका है, घर जाइए, अभी रासायनिक सूत्र तो मैं एक जगह लिखवाऊंगा, अभी तब भी आपको बताऊंगा चीजें। 2-3 बार चीजों को लिखा करो, फिर ऑप्शन में दिखेगा तब हम समझ जाएंगे इसका आंसर ये जाएगा। ये भी सब याद रह जाते हैं, सबका एक तरीका होता है। मैं जब रासायनिक सूत्र लिखवाऊंगा और भी फॉर्मूला लिखवाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा। 4 ऑप्शन मिलते हैं, अपने आप समझ जाते हैं यार कि यार ये लिख रहा है, ये जाएगा आंसर। ठीक है, अब मेरी बात को सुनो। इस क्वेश्चन को घुमाने के लिए ऐसे पूछेगा, देखो मैं बताता हूं आपको नया क्वेश्चन क्या करेगा। अरे पूछे भी गए, पूछेगा क्या? दोस्त मेरे, वो उसको एक बात पता है ना कि यहाँ ज्यादातर लड़के कंपटीशन लाइन में आते हैं जो रट के ही पढ़ते हैं, और जो मैं साइंस में स्पेशली हो जाता है, साइंस वगैरह में, क्योंकि कम आती, मैंने बार बार कहा है ना, तो लड़कों को थोड़ा कम समझ में आती है या पढ़ाया भी ऐसे जाता है तो बुरा डटा के तैयार रहता है। अब थोड़ा एग्जामिनर वही काम कर रहा है, चीजें वही पूछ रहा है लेकिन घुमा के पूछ रहा है कि ये अगर इसको नॉलेज होगी तो अपने आप आंसर दे देगा, और इसका रटा हुआ ज्ञान है तो अपने आप पीछे हट जाएगा। जैसे 2 क्वेश्चन ये थे, बिना भुजा हुआ चूना कौन सा है या भुजा हुआ चूना क्या है, तो ये बात तो बहुत बार रट के चला जाएगा लड़का कि ये बिना भुजा हुए चूने का सूत्र ये होता है, भुजा हुआ, बहुत लोगों को याद है कंपटीशन लाइन में। अब उसने क्वेश्चन को ऐसे पूछा कि जब कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया जल के साथ कराई जाती है, किसके साथ कराई जाती है? तो बताओ इस अभिक्रिया के अंदर क्या प्राप्त होता है? कैल्शियम। बोलो, कोई दिक्कत है क्या? आप पूछोगे सर इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं थी। नहीं थी ना, मगर बात बड़ी नहीं थी, लेकिन एग्जाम तक तुम सुनते नहीं हो। बात तो क्या थी? छोटी। एग्जाम तक तुम भूल जा। अभी तो ये सामने लिख रहा है कि कैल्शियम ऑक्साइड है, लिख रखा है, और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये अभी तो मैंने बता रखा है, तो इसमें क्या दिक्कत? एग्जाम में खुद को लगाना होता है दिमाग। कैल्शियम ऑक्साइड था CaO, उसकी क्रिया जल के साथ करा रहा है, और ये तो वही रिएक्शन है, इसमें क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। समझ में आ रहा है मेरी बात? तो ये आप इतना पता रहना चाहिए। अब मैंने अब तक इन 4 रिएक्शन में से मैंने आपको ये कहा है, इस रिएक्शन को तो याद ही करके चले जाओ। समझ में आ रहा है क्या? और मैं तो हिंदी लिखवा दूंगा इसकी कि कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया या बिना भुजे हुए चूने की क्रिया जल के साथ कराई जाती है तो भुजा हुआ चूना प्राप्त। ठीक है, एक बात को सुनो, तो ये जो अभिक्रिया होगी, इस अभिक्रिया का नाम क्या है? संयोजन। अरे क्या है? तो हेडिंग डालो। और भाई अब चालू कर रहा हूं, लिखा एक ही कमेंट को बार बार करे जा रहे हो, थोड़ा सा धैर्य रख के। आपने कमेंट लिख दिया, 3 बार आपने एक बात चीज पूछ ली, वो आप एक बार रुक जाया करो। जब टीचर बोर्ड पे से इधर आएगा डेस्क पे, अपने आप बोल देगा कि आपको क्या करना है ना, सुन लेता है ना। अब आप करो, यहीं से चालू करवा रहा हूं लिखवाना। एक तरह से पहली लाइन है,
और एक हेडिंग डाल देना रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, और उसमें फर्स्ट हेडिंग डाल दो संयोजन अभिक्रिया, एडिशन रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया या एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन फर्स्ट लिखो, इसके अंदर पहला पॉइंट एक परिभाषा लिखो, इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं। कितना बनाते हैं? एक। बात समझ में आ गई क्या? तुम्हारा तो काम यह है प्रोडक्ट कितना बनेगा, एक, या पदार्थ कितना बनेगा, एक। इस रिएक्शन को उतारो, पहली रिएक्शन उतारो, केवल मैं लिखवाऊंगा इसके अंदर, मैं लिखवाऊंगा, पहले उतार लो सेम ऐसे ऐसे उतारो सेम रिएक्शन को। जितना मैंने लिखा उतना लिखोगे आप। उतार ली सबने? 2MgO2 से क्रिया करके 2MgO बना रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। और नीचे लिखो, इसमें मैं लिखवा भी देता हूं, इसको ऐसे भी पूछ सकता है क्वेश्चन को, तो नीचे लिखो इसमें जब मैग्नीशियम के रिबन को जलाया जाता है, जब मैग्नीशियम के रिबन को जलाया जाता है, जब मैग्नीशियम के रिबन को जलाया जाता है, जब मैग्नीशियम के रिबन को जलाया जाता है तो सफेद रंग के चूर्ण के रूप में, तो सफेद रंग के चूर्ण के रूप में तो सफेद रंग के चूर्ण के रूप में मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। तो सफेद रंग के चूर्ण के रूप में मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। तो सफेद रंग के चूर्ण के रूप में मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। तो सफेद रंग के चूर्ण के रूप में मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। ठीक है भाई साहब, मुझे बताओ कोई दिक्कत है क्या? अब तुम तो देखो, एक काम तो ये है, ये तो आपको अभिक्रिया, ये तो मैं रटने कह नहीं रहा हूं, ये तो आप डायरेक्ट ही देख के बता सकते हो कि अभिक्रिया संयोजन है या नहीं। बहुत आएगा तुम्हारे एग्जाम में, तो स्पेशली ध्यान रख लेना, निश्चित क्वेश्चन आएगा इसमें से, टॉपिक में से। दूसरी बात, ज्यादा कोई ऐसे पूछ ले कि जब मैग्नीशियम के रिबन को जलाया जाता है तो सफेद रंग के चूर्ण के रूप में क्या प्राप्त होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, या मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे रंग का होता है, सफेद। चलो अब इन तीनों रिएक्शनों को उतार लो एक साथ, ऐसे कैसे जैसे मैंने उतारा है, तीनों को उतार लो आप लोग, तो जो लिखा है वो उतार लो सेम।
यहां भी मैं जितने एग्जाम्पल लिख रहा हूं उतने याद रख लेना, ये सब एनसीईआरटी में दे रखे हैं और इन्हीं में से कोई पूछेगा, ये भी ध्यान रखना है। उदाहरण तो मैं और भी लिख सकता था संयोजन अभिक्रिया का, लेकिन कोई मतलब नहीं, आपको जितना बोल रहा हूं उतना याद रखने जाना। या इनके अलावा भी आ जाएगा तो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, इनमें से कौन सी संयोजन अभिक्रिया, तो आप अपने आप देख लेना, प्रोडक्ट एक है तो यही प्राप्त होगा। सर मैग्नीशियम ऑक्साइड Mg होता है, अरे भाई साहब ऐसे मत करो, चलो मैं आपको बताता हूं, है ना क्या मतलब होता है, कंफ्यूज नहीं करना जबरदस्ती। मैं आपको एक बात बता देता हूं, इसमें देख लो पहले एक बार। अरे भाई साहब प्रोडक्ट अभिक्रिया को संतुलित करते हैं ना, तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट पे प्रभाव नहीं पड़ता है, ये तो नियम है कि हम किसी अभिक्रिया को संतुलित करके रखते हैं। अरे समझ में आ रहा है क्या? तो ये वो वाली बात है, ये तो ये MgO को बोला है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये तो हमने संतुलित करने के लिखा है 2MgO, है ना, तो कंफ्यूज नहीं होना है ना। संतुलित करने से कभी प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है क्या? नहीं। मुझे लिख लिया सबने? हाँ लिखो लिखो आराम से। पहले तो मुझे दो बातें समझानी थी, ये तो आपको पता चल गया संयोजन अभिक्रिया है, अरे इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। एक बात, बिना बुझे हुए चूने का सूत्र, बुझे हुए चूने का सूत्र CaOH का उल्टा है। दो बातें लिख लेना, मैं बार बार भी आगे भी लिखवा दूंगा एक बार और, है ना। वैसे मुझे जरूरत लिखवाऊं या नहीं लिखवाऊं, आप तो यहीं से समझ लेना। नीचे लिखो एक पॉइंट, मैं इस लाइन को हिंदी में लिखवा देता हूं आपको, जैसे एग्जाम में आए तो ध्यान रख लेना। नीचे लिखो, कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया, कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया, कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया जल के साथ कराते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया जल के साथ कराते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया जल के साथ कराते हैं। किसके साथ कराते हैं? जल के साथ कराते हैं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। अरे क्या प्राप्त होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर है दोस्त मेरे? ये आप चीज ध्यान रखो। तो पहला काम कंप्लीट है भाई साहब, याद रह जाएगा आप लोगों को। अब इधर आ जाओ, इस कड़ी में संयोजन के बाद अगली जो अभिक्रिया आती है, उस अभिक्रिया का नाम लिखोगे वियोजन अभिक्रिया। अरे कौन सी अभिक्रिया? वियोजन अभिक्रिया। हेडिंग डालो सभी लोग, वियोजन अभिक्रिया, या इसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन अभिक्रिया। रिएक्शन, वैसे वियोजन बोलो या इसका एक नाम और भी कर सकते हो, आप लिखना चाहो तो यहां लिख भी सकते हो, इसको अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। वियोजन करना या अपघटन करना बात एक ही होता है ना। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने लिखवा दिया लाइन को भाई कि किसी अभिक्रिया को संतुलित इसलिए करते हैं क्योंकि वे द्रव्यमान संरक्षण के नियम का क्या करती है? पालन। लिखवा दिया मैंने लाइन को, ये बात है ना। चलो इधर देखो, आप कौन सी अभिक्रिया है समझो भाई साहब। यहां भी संयोजन में तो क्या बोला था कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर कितना बना है? इस तरह से सुन लो, संयोजन का उल्टा क्या होता है? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ, अरे कितना, दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाए तो समझ लेना वो अभिक्रिया होगी, वो वियोजन होगी। अरे क्या होगी? अरे कुछ नहीं करना है भाई साहब, चार ऑप्शन में रिएक्शन मिलेंगी, आपको उनके अंदर चारों को देखना है। जब कभी भी एक पदार्थ टूट रहा हो तो समझ लेना वो अभिक्रिया वियोजन होगी। क्या होगी? जैसे मैं आपको बताता हूं एग्जाम्पल के रूप में, देखो सुनो। पहला एग्जाम्पल, ये FeSO4 होता है। अरे क्या होता है? FeSO। FeSO4 को क्या बोलते हैं? फेरस सल्फेट। समझने के लिए मैं तो अभी रिएक्शन को रटने की बिलीव नहीं कह रहा आपसे, रटो इनको, है ना। जितना बोल रहा हूं वो सुन लो आप। फेरस सल्फेट होता है। अब मुझे बताइए कि जब कभी भी कोई एक पदार्थ दो या दो से पदार्थों में टूटेगा
तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा उसको तोड़ने के लिए। अरे सही बात है क्या? या तो उसको ऊष्मा मिलेगी, अरे क्या मिलेगी, या उसको प्रकाश मिलेगा, क्या मिलेगा, या मिलेगी विद्युत, और इनकी उपस्थिति में वो पदार्थ एक से दो, एक या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है। आप सुनो मेरी बात, इस फेरस सल्फेट को जब ऊष्मा दी जाती है, क्या दी जाती है, इसको ऊष्मा दी जाती है, तो ये किस किस में टूटता है दोस्त मेरे? एक बनाता है Fe2O3, Fe2O3, एक बनाता है यहां पर SO2, अरे क्या बनाता है, SO, और एक बनाता है SO3, अरे क्या बनाता है, SO। मेरी बात को सुनो, आपने Fe2O3, आपको ध्यान हो तो वहां भी आया था लोहे पर जंग लगने के लिए, इसका नाम मैंने लिखवाया था फेरिक ऑक्साइड, अरे फेरिक ऑक्साइड। देखो ये पढ़ने का दूसरा तरीका है कि जब कभी भी कोई शब्द दोबारा रिपीट हो ना, तो थोड़ा सा एक शब्द से हम दो तीन चीजें देखें। क्या ये पहले भी पढ़ा था, लोहे पे जंग लगने का कारण भी क्या था, फेरिक ऑक्साइड, लेकिन उसमें जल के अणु मिले होते, क्या मिले थे, जल के। ये जो होता है इसको क्या बोलते हैं, SO2 को, ये होता है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर क्या बोलते हैं, डाइऑक्साइड। ठीक है, और ये जो लिख रहा है, जब ये डाइऑक्साइड है तो ये कैसा है, सल्फर ट्राइऑक्साइड, क्योंकि 3 ऑक्सीजन है यहां पर, सल्फर ट्राइऑक्साइड। मैं आपको कोई यहां नाम लिखने की भी नहीं लिख कह रहा, अगर रटने की जरूरत भी नहीं है, ये तो मैं लिख रहा हूं जिससे 2-3-4 कब चीजें बार बार आती रहती है ना, तो कुछ नाम याद रह जाए हमको, है ना, क्योंकि ध्यान रखना। अभी तो मैं आपसे कह रहा हूं इस अभिक्रिया ऐसे लिखी मिल जाए आपको, मुझे क्या बताओ, क्या ये अभिक्रिया वियोजन है कि नहीं है? क्यों पता तुमको? क्योंकि एक पदार्थ टूट रहा है। बताओ कोई दिक्कत है क्या? रिएक्शन देख के बता दोगे क्या? एक और क्वेश्चन सुनो इसमें, यह अभिक्रिया लिख के दे दे आपको और आपसे कहे कि यह क्या अभिक्रिया संतुलित है या नहीं? अरे है क्या? क्योंकि इधर आयरन, इधर आयरन, 2 से गुणा कर दूं क्या? इसके बाद यह अभिक्रिया संतुलित है। देख लेना आप कैसे, मैं बताता हूं। अब देखो इधर देखो, हमको तो देखो मैं बार बार कह रहा हूं, हमको एग्जाम में संतुलित नहीं करवाएगा। अरे हम जोड़ थोड़ी सकते हैं एग्जाम में, हमसे तो क्या करेगा, वो हमको ये बताएगा कि ये अभिक्रिया लिख देगा 4 अभिक्रिया, इनमें से कौन सी संतुलित है या नहीं। जैसे अब इसको देखो आप, इधर आयरन कितने हैं, इधर भी कितने हैं, इधर बाद में थी सल्फर की बात, अरे किसकी, इधर सल्फर, इधर सल्फर, देखो 1 और 2 पूरे देखने जितने भी प्रोडक्ट में है। इधर देखो ऑक्सीजन 4 दूनी, अरे 8 है क्या? इधर देखो 3 और 2 5 और 3 8, क्या अभिक्रिया संतुलित है क्या? बोलो कोई दिक्कत है क्या? बात समझ में आ गई क्या? अब ये दिमाग में रखना है। बताओ यहां किसी को मेरी बात, एक बात थोड़ा सुनो आप, क्या इसमें किसी भी तरह की कोई चीज रट रहे हो क्या आप दिमाग में? अब जहां रट नहीं रहे वो क्या टॉपिक टफ है कि सीधा? अगर हम दिमाग में रखें तो हम बहुत बार याद करना पड़े वो चीज, यहां तो सुनना है कि कोई चीज क्या कहने का मतलब है, सेंस है। यहां कोई आपको लिखा मिल जाए, मैंने इसलिए कहा था कि टॉपिक अगर आपको पढ़ने बैठोगे तुम नहीं समझ पाओगे क्या पूछेगा, वरना टॉपिक तो सीधा है। आपको तो ऐसे अभिक्रिया लिखा मिलेगी और आप देखो जब वियोजन पूछ लेगा तो 3 संयोजन के उदाहरण दे देगा, 1 वियोजन का डाल देगा, और जब संयोजन पूछना होगा तो 3 वियोजन का डाल देगा, 1 किसका दे देगा, संयोजन, और आप इसको बता दोगे। यहां कोई चीज मत रटना, रिएक्शन रटने की बोल रहा हूं कि तुमसे कुछ मत करो, ऐसे देखना नहीं है क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा, बन जाने दो। तुम तो, तुम्हारा तो एक काम है, शकल देखनी है इसकी, हाँ 1 टूट रहा है, वियोजन है, कितनी है, वियोजन, इतना तो कर सकते हो। इधर आ जाओ, दूसरा रिएक्शन एक और लिख देता हूं आपको। इस कड़ी में अगर मैं बात करूं, एक और लिखता हूं आपको, क्या होता है सेकंड नंबर, एक है CaCO3, अरे क्या है, इसको क्या बोलते हैं, इसका नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट, अरे कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम क्या बोलते हैं, कार्बन। देखो Ca को क्या बोलते हैं, कैल्शियम, CO3 को क्या बोलते हैं, कार्बन। और इसका किसी को सुना हो आपने, खूब आया एग्जाम में, इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट का एक साधारण नाम होता है चूने का पत्थर, अरे चूने का, या इसी का एक नाम और होता है, यहां भी लिख देता हूं, संगमरमर। अरे क्या होता है, संगमरमर या चूने के पत्थर का फॉर्मूला पूछे तब भी आप बोलोगे यही होता है कैल्शियम कार्बन। दिल्ली पुलिस में पूछा गया है, दिल्ली पुलिस के दोनों तीनों एग्जामों के अंदर, जब पिछली से पिछली बार लगी और अब की बार लगी थी, लास्ट एग्जाम दिल्ली पुलिस जो भी लगी थी, उन सब के अंदर ये तीनों फॉर्मूले 2-3 बार आ चुके हैं। तो दिमाग में रख लो आप, चाहे चूने का पत्थर का पूछे तो क्या बोलोगे, कैल्शियम कार्बन। अरे बनेगा कि नहीं बनेगा?
ये क्या होता है मैं आपको थोड़ा समझाने के लिए बता देता हूं इसको क्या होता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक काम किया था कि बिना बुझा हुआ चूना था, उसमें जल मिलाया था क्या, और जल मिलाने पर वो घोल बन गया था क्या, उसको बोला था बुझा हुआ चूना। अरे बोला था क्या। उस घोल को जब बन जाता है तो हम उसको दीवार पे लगाते हैं। अरे लगाते हैं क्या, पुताई करते थे जब, अगर मैं बात करूं, ठीक है। और जब वो पुताई कर लेते थे हम, करने के बाद क्या होता था, जो घोल था ना वो क्रिया करता था वायुमंडल की CO2 से। वायुमंडल की किससे, और CO2 से क्रिया करने के बाद वो बनाता था कैल्शियम कार्बोनेट, और कैल्शियम कार्बोनेट के बनने के कारण वो घोल दीवार पे चिपक जाता था और 1-2 दिन के अंदर ज्यादा चमक देने लगता था। ज्यादा क्या आता था, चमक। किसी ने सुना होगा, बहुत बार करी भी होगी पुताई उताई, पहले खूब चलती थी, ठीक है। तो पुताई अब पुताई आजकल चाहे छोटे से बड़े सभी आजकल वो कलर अलग तरह के आते हैं, मार्केट में मिलता भी नहीं है। लेकिन मैं आपको सिंपल सी बात कर रहा हूं, क्योंकि पहले बढ़िया रहता था, आनंद आता था पुताई करने में भी, 1 दिन की छुट्टी मिलती थी। अरे बोलो सही, मैंने पहले ही बोला है, खुशियां ज्यादा है, बात सुविधाएं ज्यादा हैं लेकिन खुशियां क्या है, सुविधाएं कम थी पहले लेकिन खुशियां क्या थी। मतलब आज सब चीज रेडीमेड मिलती है और पहले सब चीज बनानी पड़ती थी। घर को सजाते भी खुद थे, पुताई भी खुद करते थे ज्यादातर। आज तो सब पेंट, बात तो छोटा हो बड़ा सबके घर में पेंट करने वाला आता है, वो करता है, सब कलर होता है, ठीक है। और उसका भी आनंद आता था। मतलब दीपावली से ज्यादा दीपावली सफाई का क्रेज था। अरे सही बात है क्या। आजकल दुनिया को दिखावटी चीजें, सजावट में झल्लर लग रही है, वो लग रही है, वो नहीं। वो दीपावली तो दिन की बात छोड़ो, दीपावली के जो 10 से 15, आजकल तो दीपावली के दिन भी आदमी लोग ऐसे होते हैं, बात पटाखे नहीं चलाएंगे, प्रदूषण। अरे सही बात है, बड़ी बड़ी बात। पहले दीपावली की तो बात सुनो, दीपावली पे तो आदमी ये सोचता था कि एक बड़ा त्योहार होता था, ठीक है। आजकल कुछ, आजकल तो बच्चे भी है ना, कोई ऐसे मतलब एक अलग ही वो था वो और जो दीपावली तो छोड़ ही दो उसके ना, वो 10 से 15 दिन का जो समय था ना, 15 दिन वो अलग ही तरीके का निकलता था ना। घर सफाई चलती, काम भी ज्यादा करते थे। आजकल तो काम ही नहीं करना पड़ता है, पहले तो पूरा घर ही लग जाता था। मगर उसमें खुशियां भी छुपी हुई थी, और वो कहां छुपी हुई थी बात करो, उसमें एक खुशी छुपी हुई थी कि किसी दिन तो स्कूल की छुट्टी मिलेगी। अरे सही बात है क्या। वो भी एक खुश ना काम करने से बात, सबसे ज्यादा जो दिमाग में रहता था ना, वो एक दिन रहता था कि एक दिन माँ से जबरदस्ती चैंट के, आज काम ज्यादा है माँ, जरूरत पड़ेगी तो अकेली संभाल नहीं पाएगी, मैं कराऊंगा। अरे सही बात है क्या। और हमको ये रहता था एक दिन छुट्टी मिल जाए। वो अलग बात है कि हम जब तक स्कूल का टाइम होते थे जब तक ही काम कराते थे, और जैसे ही निकला जैसे गायब। और उसके बाद तभी आते थे, तब माँ भी पूछती थी तू तो मेरे वजह से रुका था ना, पूरी बात। पर उसका भी एक मजा था, वो सामान इकट्ठे सब लोग होते थे, फिर कुछ बनता था, कुछ खाते थे, कुछ अलग करता, सुबह खाना भी नहीं मिलता था, शाम को एक साथ फिर घर पे अपन जबरदस्ती करते थे कि भाई साहब आज पूरे दिन काम कराया, कोई मनपसंद खाना बनाओ हमारे साथ। वो हमारे लिए मनपसंद था, लेकिन हमारी माँ दिन भर परेशान होती थी हमारे साथ साथ, लेकिन तो भी हमारे लिए खुश करने के लिए कुछ बनाती थी, ठीक है। तो अभी अरे उसके लिए तो परेशानी डबल हो गई उल्टी। पहले तो दिन भर काम किया, उसके बाद हम तो थक गए, क्या उसके साथ वो भी थकी थी, लेकिन उसने तुमसे ज्यादा काम किया था, फिर शाम को कुछ बनाया था हमको, फिर वो उसमें भी एक खुशियां छुपी थी। उसके बाद वो कचरा बचता था, कबाड़ी का सामान, जिसमें घर में 3 भाई होते थे, लड़ाई होती थी ये मेरा है। अरे सही बात है क्या। आधी सफाई तो इसलिए करते थे कि कबाड़ी का सामान मिलेगा, उसमें से पैसा आएगा कुछ, ठीक है ना। वो 10 रुपए आते थे ना, बड़ा भयंकर होते थे, खर्च ही नहीं होते थे। और आज 500 होते हैं तो खर्च हो जाते हैं। 10 में तो हमें ना पूरे गांव को नोट देते थे कि आज 10 आए, आज पार्टी मेरी तरफ से। सही कह रहा हूं क्या। वो खर्च ही नहीं होते थे। क्या होता, 1 रुपए 2 रुपए 3 रुपए कोई भी चीज ज्यादा, 10 20 30 40 50 रुपए में बड़ी खुशियां हो जाती थी ना, छोटी छोटी। लेकिन एक आदमी एक अलग तरीके था ना, तो सब जगह मैंने हमेशा कहा है हर चीज आनंद की होती है, आप आनंद लेने की बात होती है। आज खूब सुविधा है तो अभी वो आनंद है, वो दीपावली के दिन भी आज पर चलता, आज दीपावली है। अरे सही बात है क्या। कुछ लोग तो ऐसे ही होते हैं जिनको यही पता नहीं होता था। और एक वो था 15 दिन पहले पता चल जाता था कि हाँ दीपावली आने वाली, और बड़ी तरीके छुट्टियां आती थी। आज के 10 से 15 दिन की छुट्टियां भी आदमी ऐसे निकाल देता पड़े पड़े, या 10 से 15 दिन घूमने फिरने लोग आते थे, जाते थे, मिलते थे। तो मैंने हमेशा कहा है लाइफ है, इसको हमेशा याद रखो। आप ढूंढोगे तो हर जिस स्थिति में आप रह रहे हो ना वहां भी खुशियां हैं, और आपको नहीं मिलेगी ना तो आप कोई भी स्थिति में पहुंच जाओगे वहां नहीं मिलेगी। तो बिल्कुल आप इस बात को सुनो अच्छी तरह। मैं जो कह रहा हूं आपसे, तो वो जो हम कलई करने के बाद मैंने एक बात बोली थी, आपने एक बात को गौर नहीं किया। मैंने एक बात बोली थी आपको कि 2 से 3 दिन के बाद चमक देने ज्यादा लगता था।
कभी सुना हो तो जब पुताई कर देते थे ना तो पहले दिन इतनी चमक नहीं दिखती थी, तो वो कहते थे कोई दिक्कत नहीं है, कल परसों में ज्यादा चमक देगा, और वो कैल्शियम क्या बन जाता था, कार्बन। बात समझ में आ गई क्या? अब मुझे तुमको कुछ याद नहीं कराना, मुझे एक बात दिमाग में बैठा लो, तुमको एक क्वेश्चन याद रखना है कि चूने का पत्थर या संगमरमर का फॉर्मूला पूछे तो क्या बोलोगे, CaCl। ध्यान रखना इस बात को, अच्छी तरह सुन लो आप। ये था, ये भी टूटता है ऊष्मा की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? ऊष्मा। और ऊष्मा की उपस्थिति में टूटता है दोस्त मेरे, तो ये बनाता है CaO। अरे क्या बनाता है? Ca। और साथ में बनाता है CO2। अरे क्या बनाता है? मुझे बताओ क्या यह अभिक्रिया वियोजन है? कितना टूट रहा है? एक पदार्थ टूट रहा है। कितने में? दो में। ये तो मुझे बात ही नहीं करनी है कितने में भी टूटे, मुझे तो एक बात करनी है कि पदार्थ कितना टूट रहा है। तो क्या वियोजन है क्या? बात खत्म। आप ये अब ऐसे तो रख सकते हो ना। आप देखे, मैंने कोई अभिक्रिया रखने के लिए बोल रहा हूं क्या? मैंने काम का पॉइंट उठा लिया इस अभिक्रिया में से कि चूने के पत्थर संगमरमर का सूत्र क्या होता है? कैल्शियम का। एक और सुनो आप, तीसरा। मैं देखो यहां वो एग्जांपल जरूर लिख रहा हूं जो आपकी बुक्स में मौजूद है, और 90% उन्हीं में से कोई पूछेगा, ध्यान रखना इस बात को। तीसरा देखो, तीसरा क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। एक है Pb NO3 का होल ट्वाइस। कभी इसका नाम सुना है क्या? Pb को बोलते हैं लेड। अरे क्या बोलते हैं? रट लो इस बात को, बार बार आएगा 2-3 जगह लेड। मैं आगे धातु बढ़ाऊंगा, ठीक है? अब तुम्हारा यही काम है, अब यहाँ ऐसा नहीं कर सकते हम, है ना? जितनी जरूरत है उतना काम करके जाइए। Pb को क्या बोलते हैं? और NO3 को बोलते हैं नाइट्रेट। अरे बोलते हैं क्या? तो ये फॉर्मूला है लेड नाइट्रेट का। अरे किसका है? लेड नाइट्रेट। चलो एक बात को सुनो, ठीक है? अब कोई ये भी कहे ना कि सर ये लेड नाइट्रेट कैसे आए, मत करो तुम। मैंने तुमसे अभी ये नहीं कहा कि तुम इसको रट के जाइए, ठीक है? जहां जरूरत होगी मैं फॉर्मूले उनको बता रहा हूं, उनको याद रखना है आपको। इधर रखिए, इसको तोड़ा जाता है तो ये जो टूटता है वो ऊष्मा की उपस्थिति में टूटता है। किसकी उपस्थिति में? ऊष्मा। और ये जो बनाता है ये बनाता है PbO। अरे क्या बनाता है? PbO प्लस बनाता है NO2। अरे क्या बनाता है? NO2 प्लस बनाता है O2। अरे क्या बनाता है? O2। चलो इधर सुनो मेरी बात, पहले इससे ऊपर वाली रिएक्शन पे आ जाओ। क्या यह अभिक्रिया संतुलित है क्या? अरे बोलो। इधर कैल्शियम, इधर भी कैल्शियम, इधर कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर ऑक्सीजन, इधर 1 और 2 3। क्लियर है बात? देख के बता दोगे ना आप? तो आफत मिट गई, संतुलित की कोई दिक्कत थोड़ी है। इधर देख लो आप, इधर लेड 1 और इधर भी लेड। इधर नाइट्रोजन कितने? 2 और इधर नाइट्रोजन 1। मतलब संतुलित है क्या? नहीं। लेकिन मैं आपको थोड़ा संतुलित करना बताता हूं। इसमें 2 करने के बाद भी संतुलित नहीं होगा, फिर 3-3 चक्कर लगेगा। मैं आपको स्पष्ट में बता देता हूं ना। अब देखना एक बार रिएक्शन को, मैंने एक बार, चलो मैं ढंग से लिख देता हूं इसको। चलो इधर देखो आप, इधर लेड कितने हैं? इधर लेड 2 Pb हो रहा है क्या? इधर देखो, अब देखो एक बात सुनो, NO3 का होल ट्वाइस है, मतलब ये जो 2 है ना, इन दोनों से गुणा हो रहा है, तो ये 2 से हो रहा है नाइट्रोजन। अरे बोलो। थोड़ा सीधे बैठो एक बार और थोड़ा ढंग से सुनना मैं क्या कहना चाह रहा हूं ना, ऑनलाइन वाले भी सुनना अच्छी तरीके से। NO3 का होल ट्वाइस है क्या? इसका मतलब देखो एक बार फिर सुन लो, इसका मतलब मैं इधर लिख देता हूं यार, है ना? इधर सुनो मैं क्या कह रहा हूं। ये मैंने लिख रखा है NO3, और कभी इनके ऊपर 2 लग जाए ना, इसका मतलब है ये 2 इस ऑक्सीजन से भी गुणा हो रहा है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन से तो 1 था तो 2 गुणा हुआ तो कितना हो गया? 2। और ये 3 था, 3 दूनी 6। मेरी बात समझ में आ गई? चलो इधर आ जाओ। लेकिन अभी और देखो, यहां इनसे तो होल ट्वाइस लग रहा है, लेकिन इधर भी 2 लग रहा है। तो ये नाइट्रोजन 2 और 2 दूनी, और ये कितने हो गए? 4। 4 हो रहा है नाइट्रोजन। ऑक्सीजन देखो 3 दूनी और 6 दूनी 12 है क्या? इधर देखो ये 2 है क्या? ये 4 दूनी 8, 8 और 2 और 10 और 2। बोलो भाई साहब, हो गया काम? कोई दिक्कत है क्या? बस यही मैं बता रहा हूं, लेकिन ये तो समझाने के लिए बताया, तुमको जरूरत नहीं है दोस्त मेरे। मैं नहीं कह रहा हूं तुम लेड नाइट्रेट रटो, तुमसे मैं नहीं कह रहा कुछ याद मत करो, तुम अभिक्रिया को मत देखो। तुमसे तो मैं कह रहा हूं शकल देख के तुमको ये पता चल रहा है कि अभिक्रिया वियोजन है कि नहीं। कितना पदार्थ टूट रहा है? अरे कितना? ये तीनों अभिक्रियाएं जो ऊष्मा की उपस्थिति में हो रही है। किसकी उपस्थिति में? चलो एक और बताता हूं, आपकी बुक में ही और दे रखा है, देखो सुनो। चौथे नंबर की एक रिएक्शन अलग तरह की, एक होता है AgBr। पहले इससे पहले ये ले लेता हूं, AgCl। अरे क्या होता है? इसको तोड़ा जाए तो ये टूटता है Ag प्लस Cl2 में। लेकिन ये जो टूटता है ना,
ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में टूटती है। अरे किसकी उपस्थिति में? सूर्य के प्रकाश। अरे किसी की उपस्थिति में टूटे, हमको इससे लेना देना नहीं है, बस टूट रहा है, हमको इससे लेना देना है। और कितना पदार्थ टूट रहा है? तो मुझे बताओ, क्या ये संयोजन, क्या ये वियोजन अभिक्रिया है क्या? देख के बता दोगे क्या? कुछ नहीं कर रहे हो भाई साहब, सिंपल सी बात बता रहे हो आप। अब यहाँ क्या करता है लड़का, रिएक्शन देखता है, घबरा, यार ये मरे, ये कभी इधर से नॉनोत्री क्रिया और ये और बनते जा रहे हैं। बनने दो, तुम्हारी सेहत। तुमसे मैंने ये कहा है कि इनको रट के जाइए, मैंने एक लाइन याद कराई है आपको अब तक इसमें, और तो तुमको शकल देख के बताने की बात की है। मैंने तो एक बात बताई कि चूने के पत्थर का सूत्र याद कर लेना, CA, क्योंकि ये तो डायरेक्ट सूत्र है, तो वैसे भी याद रखने पड़ेंगे, आगे भी लिखवा दूंगा इनको एक बार। चलो अब मुझे बताइए, तो ये क्या वियोजन अभिक्रिया है क्या? है। अब मुझे क्या बताओ, क्या ये अभिक्रिया संतुलित है क्या? तो इधर क्लोरीन 2 है, उधर कितना है? 1, तो 2AgCl कर दूं क्या? इधर भी 2 लिख दूं क्या? हो गई संतुलित। चलो एक और रिएक्शन लिखता हूं इसके बाद, देन इधर आ जाओ। 5वें नंबर पर एक लिखा मैंने AgBr। अरे क्या होता है? ये भी स्पष्ट लिख देता हूं संतुलित करके, ये भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में टूटेगी। अरे किसकी स्थिति में? सूर्य। जब सूर्य का प्रकाश इसको मिलता है AgBr को, तो ये बनाता है 2Ag प्लस Br2, 2Ag प्लस Br। क्या यह अभिक्रिया वियोजन है क्या? अरे है क्या? देख के बता दोगे क्या? लेकिन यहां भी एक क्वेश्चन छिपा हुआ है, और जो लोग एग्जाम देते होंगे उनको पता हो, तो बहुत बार एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन। और सुन लो भाई साहब क्या है, और ये है 2AgBr, या मैं इसको, वो तो संतुलित करने के लिए लिखा है कायदे से, ये क्या है? AgBr, और इस AgBr का फॉर्मूला होता है सिल्वर ब्रोमाइड। अरे सिल्वर क्या बोलते हैं? ब्रोमाइड। भाई Ag को बोलते हैं सिल्वर, बार बार आएगा, इसलिए जिन लोगों को बिल्कुल नहीं पता है ना, बिल्कुल नॉलेज नहीं है, वो बार बार जितनी शब्द बोलते जाओ उनको ध्यान रखते जाओ, आगे आते रहेंगे। Ag को क्या बोलते हैं? सिल्वर। Br को क्या बोलते हैं? ब्रोमाइड। तो इसका नाम हो गया सिल्वर ब्रोमाइड। और इसका एक क्वेश्चन बनता है, इस सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग पूछा जाता है, और इसका जो उपयोग होता है वो कहां होता है? वो फोटोग्राफी में होता है। अरे किस में होता है? फोटोग्राफी में उपयोग होता है, फोटोग्राफी में उपयोग होता है। ठीक है, कभी भी पूछा जाए भाई साहब मेरे ये 10th क्लास, अब देखो ये हजारों बार आ चुका है, बड़ा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन 10th क्लास की इसी टॉपिक में लिखा है, तो हमेशा याद रख लेना। कभी भी पूछे, सिल्वर का मतलब होता है Ag क्या है? चांदी होता है सिल्वर का मतलब। ठीक है, तो कभी भी पूछे कि फोटोग्राफी में, डायरेक्ट पूछेगा भाई साहब, फोटोग्राफी में या ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किसका उपयोग होता है, तो क्या बोलोगे? सिल्वर ब्रोमाइड। मैं लिखवाऊंगा इस लाइन को, सिल्वर ब्रोमाइड। आपको ध्यान हो तो पहले वो कॉपी आती थी, रील आती थी क्या, उसको एक काट लेते थे सेक्शन में, देन उसको पानी के घोल में डाला जाता, उसमें सिल्वर ब्रोमाइड भी होता था, जिससे वो चित्र उभर जाते थे। ठीक है, तो ध्यान रखना, इसीलिए इसका उपयोग होता था। तो कभी भी पूछा जाए फोटोग्राफी में किसका उपयोग होता है, क्या बोलोगे? सिल्वर ब्रोमाइड। बोलो यहां तक किसी को दिक्कत है क्या? कोई भी आ जाए भाई साहब। अब मैंने, देखो तुम एक बात समझो, तुमको जबरदस्ती नहीं करनी है, मैं जो आपसे क्या कह रहा हूं वो सुनना। मैंने आपको कोई चीज रटने के लिए नहीं बोली, मैंने आपको 2 क्वेश्चन तो रटाए हैं डायरेक्ट। ठीक है, और वो रखने ही है आपको, कोई भी कैसे भी कर लो, चाहे वो साइंस का स्टूडेंट होता ना, उसको भी याद ही रखनी पड़ती है बातें, पहले तो ये दिमाग में निकाल देना। अब तुमको एक बात बोली, एक तो मैंने कहा पहला क्वेश्चन एग्जाम में क्या पूछेगा, वो आपसे पूछेगा। वैसे मैं जैसे जैसे टॉपिक कंप्लीट होने पे आएगा ना, मैं आपको क्वेश्चन लिख के और समझा दूंगा क्या क्वेश्चन आएगा और कैसे आएगा। समझ में आ रहा है क्या? अभी जितना बोलो उतना समझना। एक क्वेश्चन पहला, इनमें से कौन सी वियोजन अभिक्रिया है? 4 अभिक्रियाएं देगा, आप मुझे बताओ ये वियोजन दिख रही है क्या? कितना पदार्थ टूट रहा है? 1। ये भी कौन सी है? वियोजन। देखना है। उसके अलावा मैंने एक बात ये बोली थी, एक तो चूने के पत्थर का सूत्र क्या है? वो कैल्शियम कार्बोनेट, और एक मैंने कहा फोटोग्राफी में किसका उपयोग होता है? सिल्वर ब्रोमाइड। बोलो कोई दिक्कत है क्या? चलो इधर आओ, तो लिखो, हेडिंग डालो वियोजन अभिक्रिया, साथ में याद करते चलो। फर्स्ट पॉइंट लिखो इसके अंदर, इस रासायनिक अभिक्रिया में, वियोजन के अंदर लिखना, इस रासायनिक अभिक्रिया में, इन दिस केमिकल रिएक्शन, इस रासायनिक अभिक्रिया में, इस रासायनिक अभिक्रिया में, इस रासायनिक अभिक्रिया में एक पदार्थ, इस रासायनिक अभिक्रिया में एक पदार्थ, पदार्थ मतलब सब्सटेंस, एक पदार्थ 2 या 2 से अधिक पदार्थों में, 2 या 2 से अधिक पदार्थों में, एक पदार्थ 2 या 2 से अधिक पदार्थों में ऊष्मा
कॉमा प्रकाश हीट लाइट, ऊष्मा कॉमा प्रकाश कॉमा विद्युत की उपस्थिति में, कॉमा विद्युत की उपस्थिति में टूट जाता है, विद्युत की उपस्थिति में टूट जाता है। अरे कोई तुमसे डेफिनेशन पूछेगा क्या एग्जाम में? समझ में आ रही है तुम्हारी बात? डेफिनेशन नहीं, डेफिनेशन किस लिए लिखी है? समझने के लिए। जब दोबारा नोट्स का देखो, एक कंपटीशन लाइन में पढ़ने का तरीका भी अलग होता है ना, तुमको ये दिमाग में रखना है ना। मैं आपसे बार बार कह के जा रहा हूं, ये शुरुआत है लाइफ की, है ना। अभी आप बहुत कुछ सीखना बाकी है ना। यहां कैसे पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, वो तरीका होना चाहिए। नोट्स क्यों बनाते हैं, फिर पढ़ना हमारा काम ये होता है। हम इसलिए कहते हैं रफ कॉपी हम क्यों पढ़ते हैं? जब ने एक बार पढ़ा, साथ में रफ कॉपी रखते हैं, हमको काम काम की बातें लिखनी होती है। ये तो इसलिए कि जब दोबारा नोट्स उठाएं तो बात समझ में आ जाए। ठीक है, सेम उतारो इस रिएक्शन को, पहली रिएक्शन को जैसे मैंने लिखा है सेम उतारो तो पहली एग्जाम्पल में। एक बार डेफिनेशन, ठीक है, लिख लो नीचे एक बार डेफिनेशन। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, आप लिखते रहना एग्जांपल, मैं एक बार डेफिनेशन लिख देता हूं ऑनलाइन वालों के लिए। वैसे मैंने बोल दिया था लेकिन फिर सुन लो आप। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में ऊष्मा प्रकाश व विद्युत की उपस्थिति में क्या होता है? टूट जाता है। दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाए। फिर बोल रहा हूं, सुन लो भाई साहब, क्या किस कारण से आपने नहीं लिखा मुझे पता नहीं, लेकिन लिख लो एक बार। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में ऊष्मा प्रकाश व विद्युत की उपस्थिति में टूट जाता है। लिख लिया सबने? अब एग्जांपल हो गया कंप्लीट सबका। चलो मैं देखो, ये कोई सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाई, फेरिक ऑक्साइड मत रटो। आपको मैं नहीं कह रहा हूं, आपसे समझ में आ रहा है मेरी बात आपको? मैंने ये लिखे कि ये नाम बार बार, जैसे मुझे फेरस सल्फेट आगे लिखवाना पड़ेगा आपको एक जगह, उससे पहले मैं 2-3 बार बोल दूंगा तो जिससे आपको बात क्या रह जाएगी, याद। ठीक है, ये सब मेरा अपना तरीका होता है पढ़ाने का, है ना। बस मैं तुमसे जैसा कहता हूं वैसे। अभी मैं याद करने की बोल रहा हूं, तुमको तो देख नहीं है शकल इसकी, क्या ये वियोजन अभिक्रिया है, क्या है। चलो इधर इन दोनों रिएक्शन को उतारो, सेम उतार दो जैसे मैंने लिखा है। कंप्लीट करो जल्दी।
SO3 लिख दे, सल्फर ट्राईऑक्साइड लिखते हैं SO3 को, है ना, सल्फर ट्राईऑक्साइड लिख देना भाई, है ना। उतार ली सबने इसको, कंप्लीट करो जल्दी से भाई साहब। कंप्लीट है कि सबका? चलो इधर देखो आप, सेम दोनों रिएक्शन को उतार लो ऐसा, सेम उतार दो, जो मैंने लिखा है वो सेम चीज लिख दो इसके ऊपर। इन दो रिएक्शन को भी उतारो सेम। शाम को, इवनिंग में नहीं है मेरी क्लास, आज मॉर्निंग में क्लास है ना। वो आप पे वो गलत तरीके से पहुंचा होगा, सुबह मेरी मॉर्निंग में क्लास है ना, वो सेट हो जाए, इवनिंग में नहीं है मेरी क्लास, है ना। वो हो जाएगा, वो चेंज हो, अगर वो भी आ गया होगा तो वो भी चेंज हो जाएगा, मेरी मॉर्निंग में क्लास है ना। सिल्वर ब्रोमाइड में लिख देना, फोटोग्राफी में उपयोग होता है ना। कहां उपयोग होता है? फोटोग्राफी में। लो भाई, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट लगा देना, बहुत बार आता है एग्जाम में कि फोटोग्राफी में किसका उपयोग होता है? सिल्वर ब्रोमाइड का। कंप्लीट करो एक बार और लिखो इसके अंदर। नेक्स्ट पॉइंट लिख लिया सबने? तो ये अभिक्रिया है, जो अभिक्रिया कौन सी है? व्यूजन। याद रह जाएगा? कुछ याद करने के लिए बोला ही नहीं मैंने आपको, दो दो चार चार लाइनें बोली हैं आपको, तो वो याद रखने बस, और तो सब आप देख के बताओगे, इसमें रटने का कोई सवाल ही नहीं उठता। चलो कंप्लीट, जल्दी जल्दी लिखो भाई। ठीक है, चलो एक बात सुनो। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, तीसरे नंबर पर एक आती है, तीसरे नंबर पर एक अभिक्रिया आती है और उसका नाम है विस्थापन अभिक्रिया। अरे क्या है? विस्थापन। विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया। लिखो नीचे बात, बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या होता है क्या नहीं होता, सुनो बच्चे तेरे में इस बात को, हेडिंग डालो सभी लोग, विस्थापन अभिक्रिया। हाँ भाई देखो, उस मेरे हेडिंग लिखना है आपको, क्या नाम है? विस्थापन अभिक्रिया। क्या होता है क्या नहीं होता, सुनना और समझने का खेल है यहां भी, है ना। क्या मतलब होता है? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील पदार्थ, अरे कैसा? अधिक क्रियाशील का मतलब मोर एक्टिव सब्सटेंस, अधिक क्रियाशील पदार्थ कम क्रियाशील पदार्थ को विस्थापित कर देता है। अरे क्या कर देता है? देखो विस्थापन अगर मुझसे पूछा है, लो एक बार इसको लिख लो जिनका कुछ बाकी है ना, एक बार मेरी बात को फिर सुनना। विस्थापन का मतलब क्या बोला? ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील पदार्थ कम क्रियाशील पदार्थ को क्या कर देता है? विस्थापित।
देखो नाम ही विस्थापन का मतलब होता है किसी चीज को हटाना। अरे क्या हटाना। अब देखो ये प्रकृति का नियम है या किसी का, सभी के लिए लागू होता है एक बात, ठीक है। जैसे अगर किसी चीज को आप हटाओगे उस स्थान से या किसी व्यक्ति को आप किसी स्थान से हटाओगे तो तुम उससे ज्यादा ताकतवर होने चाहिए। अरे स्वाभाविक बात है क्या। सेम यहां बात है केमिस्ट्री के अंदर कि अगर मैं बात करूं कि जब कभी भी कोई पदार्थ दूसरे पदार्थ को विस्थापित करेगा तो इसका मतलब है कि वो अधिक क्रियाशील होना चाहिए, और उसी अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्थापन। जैसे मेरी बात को गौर करके सुनो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखो इधर अच्छी तरह सुनना भाई सब, है ना। इसमें से खूब क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको बताऊंगा एक और किस तरीके क्वेश्चन आया था अभी ग्रुप डी के अंदर भी, और ध्यान रखने वाली बात है। ये जिंक है, अरे है क्या, जेडेन को क्या बोलते हैं? जिंक। ये गैल्वेनीकरण में भी आया था क्या? ऐसे याद करने हैं आपको। देखो दो तरह से पढ़ाई चलती है। पहली पढ़ाई आपने क्वेश्चन पढ़ा और आंसर दिया, अरे सही बात है क्या। ये आपकी शुरू की पढ़ाई है, समझ में आ रहा है क्या। शुरू की स्थिति में क्योंकि आपको अभी नॉलेज कम है तो अभी आपको एक तरीका मिलता है कि आपने जो क्वेश्चन सुन रखा है उसका आप आंसर दे रहे हो, आपको ऑप्शनों के बारे में नहीं पता। जब हम समय बढ़ता जाता है, हमारे साल भर होता है, 1.5 साल होता है, 2 साल, हम बहुत बार पढ़ते चले जाते हैं, फिर हम दूसरी पढ़ाई हमारी उस स्थिति में बहुत अच्छी पढ़ाई मानी जाती है कि जब कोई शब्द लिखा होता है ना तब उसके हम क्वेश्चंस बना सके। अरे क्या बना सके? पहली स्थिति में तो क्वेश्चंस था, उसका क्या बनाया? आंसर। मतलब हमको क्वेश्चन पता था, हमने रट रखा है कि इसका आंसर ये आता है, अभी नॉलेज नहीं है। और जब हम अच्छी पढ़ाई कर लेते हैं, चाहे वो जीके हो चाहे साइंस हो, सबके अंदर जीके में भी आपको 4 ऑप्शन मिले, आपने कहा कि यार इसका कोई क्वेश्चन पूछा था, अरे ये तो वहां था, ये हो नहीं सकता, ये वहां था, ये वहां था, इसका आंसर यही जाएगा भाई, यही जाएगा, ठीक है। चौथा, आप मैथ पढ़ रहे हो, मैथ में भी आपने देखा कि परसेंटेज का कोई सवाल आया, किसी का भी कोई सवाल आया, आपने 4 ऑप्शन देखे, इसका 10% काटा, ये नहीं हो सकता, इसका काटेगा, ये तो आ ही नहीं सकता, इसको देखो दो। एक तो आप बिना, जब आप बहुत अच्छा पढ़ने लग जाते हो तो मैथ को भी आप जो ऑप्शन मिलते हैं ना 4, उससे भी हल करने लग जाते हैं। कुछ लोगों को देखा होगा जो लोग बहुत पढ़ लेते हैं। अब देखो अभी मैंने कहा था शुरुआत है, आप लोगों के देखो, एक मैं हमेशा कहता हूं ऑफलाइन का एक अलग महत्व होता है, ठीक है। एक तो यहां आदमी बिगड़ जाता है, अरे सही बात है क्या, पहला मैथ, ठीक है। मतलब इसमें दोनों काम होते हैं। मैंने मैथ पे उठाने से पहले अगर मैं बात करूं, उसको होता है 2 चीज होती है। दूसरी बात, आदमी सुधर भी जाता है। आदमी क्या होता है? सुधर। लोगों को देखता है तो हम, जैसे हम घर बैठे होते हैं तो हमको पता नहीं चलता, कभी लोगों को देखता है तो आदमी को पता चलता है दुनिया में अभी लोग हमसे भी ज्यादा काफी इंटेलिजेंट है। आपने किसी बगल वाले को देखा, उससे आपको सीखने का मौका मिला। हम किसी को देखते हैं ना तब उससे हमको बहुत ज्यादा सीखते हैं ना, बड़ा उससे क्या हमको एक मोटिवेशन सा मिलता है ना कि यार ये ऐसा कर सकता है तो हम भी यार इसका तरीका अपनाते हैं, और खुशी भी होती है ना। मैं बार बार कहता हूं किसी एग्जाम में सिलेक्शन जिसका हो रहा है उससे आदमी दुखी भी होता है, और दुखी होने के साथ अपने सिलेक्शन की नींव भी रखता है, बड़ा टेंशन में आता है कि यार इसका हो चुका है तो अब मेरा भी होना चाहिए। तो सेम स्थिति यहां भी है। तो 4 ऑप्शन से बता, ऐसे ही यहां भी जब तुम 4 ऑप्शन होंगे ना, उन चारों ऑप्शन की तुमको नॉलेज होगी, तब आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी दिशा में चल रही है। मतलब अब जीवन में कुछ होने वाला है आपके। अगर मैं बात करूं, आपका किसी ना किसी एग्जाम में आप सिलेक्शन की तैयारी है, क्योंकि अब आपकी नॉलेज बढ़ चुकी है, तो सिंपल सी बात है। तो बार बार जैसे अब जिंक आया, जिंक के दिमाग में आया, यार जिंक देखो वहां भी था, गैल्वेनीकरण में भी था, अरे था क्या? अरे सही बात है क्या? शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायक तत्व भी जिंक था, अरे बोला था क्या? मतलब ऐसे शब्द याद रह जाते हैं। अगर इस जिंक की क्रिया मैंने CuSO4 से कराई, अरे किससे कराई? CuSO, इसको बोलते हैं कॉपर सल्फेट। मैं आगे बताऊंगा, इस कॉपर सल्फेट भी आगे लिखवाऊंगा फॉर्मूले में, इसलिए बार बार लिख रहा हूं इसको, कॉपर सल्फेट। Cu को क्या बोलते हैं? कॉपर। खुद देख लो दिमाग में, Cu को क्या बोलते हैं? कॉपर। SO4 को क्या बोलते हैं? सल्फेट। क्या बोलते हैं? इन दोनों की रिएक्शन होती है। तो दोस्त मेरे सुनो, क्या हो रहा है इस रिएक्शन में, मैं लिख देता हूं एक बार। ये जिंक है ना, ये अधिक क्रियाशील पदार्थ होता है, इसके द्वारा कम क्रियाशील पदार्थ कॉपर को विस्थापित कर दिया जाता है। और ये जो बनेगा ना वो ऐसे बनेगा, ये बनेगा ZnSO4 प्लस Cu। अरे बन गया क्या? कहने का मतलब सुन लो अच्छी तरीके से, कहने का मतलब यहां ये हो रहा है, इस अभिक्रिया को देख के तुमको ये पता नहीं चल रहा कि कोई चीज हट रही है, मतलब जिंक ने इस कॉपर को हटा दिया और खुद जुड़ गया। अरे जुड़ गया क्या? अब देखो क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं तुमसे, कैसे पूछेगा एग्जाम में, तुम मुझे आंसर देना है ना, सुनना मेरी बात है ना, इसमें क्या दिक्कत है क्या नहीं है वो आप मुझे बताना। ये मैंने अभिक्रिया लिख के दे दी, जैसे फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया था, ये अभिक्रिया लिख के दे दी और आपसे पूछा ये कौन सी अभिक्रिया है, संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन। चलो अभी रुक, ये तो सामने लिख रहा है, सबको पता है विस्थापन। मैं तुमसे एग्जाम की बात कर रहा हूं, ठीक है। एक बात सुनो आप अच्छी तरीके, तुम मुझे एक बात बताओ, क्या ये अभिक्रिया संयोजन है?
अरे बोलो, नहीं है ना? कितने प्रोडक्ट बन रहे हैं? एक और दो। संयोजन है क्या? हटा दिया ऑप्शन में से। क्या ये वियोजन है? क्योंकि यहां पदार्थ भी कितने हैं? दो। तो क्या संयोजन वियोजन है क्या? क्या विस्थापन है क्या? है, क्योंकि इसने अधिक क्रियाशील ने कम क्रियाशील को क्या कर दिया? विस्तार। अब मुझे बताओ, इसमें कोई दिक्कत है क्या तुमको? मैं ये समझा रहा हूं आपको, इससे मैं हमेशा कहता हूं जितना मैं बोलूं उतना आप समझने की कोशिश किया करो, ठीक है? आप उसको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, क्या पूछे वो मैं आपको अपने आप बता दूंगा, ठीक है? दूसरी बात सुनो, एक और रिएक्शन लिख देता हूं आपको समझने के लिए। ये लो, ये मैंने लिया आयरन। अरे क्या लिया? आयरन। क्या होता है आयरन? लोहा होता है। अरे क्या होता है? ये भी मैं है ना तुमको बिना आवर्त सारणी, देखो आवर्त सारणी तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, मुझे भी ये पता है, कुछ लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि जेड एंड जिंक होता है। तुम ऐसे मत करो, इसका रीजन है भाई, कुछ लोग आर्ट्स के हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत लोगों को हमको नॉलेज। लेकिन देखो एक बात समझो, कुछ लोगों के दिमाग में गलत फहमी हो कि सर नहीं है, पहले आवर्त सारणी, ये कॉम्पिटिशन लाइन है, इसमें ऐसे नहीं पढ़ाया जाता है ना, या जो सिलेबस में होता है, बार बार आपको समझाने के लिए कह सकता हूं, जो सिलेबस में होता है वही पढ़ाया जाता है। लेकिन मैं तुमको इसलिए साथ साथ में इनको बोलता जा रहा हूं कि जिससे तुमको मुझे आगे बताने हो ना तत्व, तो मैं जो काम के कुछ तत्व बताने उनके नाम तुमको अभी याद रह जाए। तो जेडएन को क्या बोलते हैं? Cu को कॉपर, कॉपर को क्या लिखते हैं? Cu। और आयरन क्या होता है? लोहा। इसकी क्रिया मैंने कॉपर सल्फेट से की, ये ऊपर वाला CuSO4 है क्या? तो ये क्या बनेगा? FeSO4 प्लस Cu। अरे यही बनेगा क्या? यहां भी इस आयरन ने इस कॉपर को क्या कर दिया? हटा दिया, क्योंकि आयरन अधिक क्रियाशील पदार्थ है और कॉपर कैसा है? कम क्रिया, और इसलिए हट गया। मुझे बताओ, ये भी अभिक्रिया विस्थापन है क्या? देख के पता चल जाएगा आपको, तो ऐसे मिलेगी एग्जाम में, अरे यार ये हट रहा है और ये जुड़ रहा है, मतलब ये तो विस्थापन है। अरे क्या है? विस्थापन। को समझ में आया क्या? मैं इस रिएक्शन में अब मैं दूसरा क्वेश्चन बताता हूं। ये तो एक सिंपल क्वेश्चन है जिसको तो कोई भी आंसर दे देगा। दूसरा क्वेश्चन एक आया था और उसको सुनना, और आया क्या था ये आपकी बुक्स में लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, इस लाइन को ऐसे भी पूछ लेगा। ये सेकंड रिएक्शन को देखो, ये आयरन मतलब लोहा है। अरे क्या है? इसका मतलब मैं ये समझ लूं कि लोहे की कील है। अरे बोलो, मैं इस अभिक्रिया को प्रैक्टिकल रूप में बता रहा हूं, क्या कह रहा है अभिक्रिया? लोहे की क्या है? और ये कॉपर सल्फेट होता है ना, ये जलीय विलयन है नीले रंग का। कैसे रंग का होता है? मैं आगे लिखवाऊंगा जब रासायनिक सूत्र लिखवाऊंगा, एक सूत्र आता है नीला तोता। क्या होता है? हजारों बार आ चुका है, CuSO4.5H2 और होता है। अरे क्या होता है? 5। मगर जब अभिक्रिया लिखते हैं तो अभी यहाँ 5H2 लिखने की जरूरत नहीं है। जब मैंने जलीय विलयन बोल दिया नीले रंग का, तो इसका मतलब 5H2 इसमें जुड़े हुए हैं। चलो एक बात सुनो, मतलब इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है कि लोहे की कील को नीले रंग के कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में इसको डाला जाता है, और डालने के बाद क्या हुआ है कि उस विलयन में से कॉपर अलग हुआ है और जो सल्फेट था उस आयरन की कील के ऊपर जम गया। इसका मतलब उस कील का रंग जो हो जाता है वो भूरे रंग की हो जाती है। अरे कैसे रंग की? अरे सही बात है क्या? जबकि कॉपर सल्फेट का जो विलयन होता है, किसका? ये कॉपर सल्फेट का विलयन हल्का नीला हो जाता है। हल्का कैसा हो जाता है? बात समझ में आ रहा है क्या? बस ये मतलब होता है सभी क्रिया। तो कभी कभी ऐसे पूछेगा एग्जाम में कि लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है। ये फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में आया था, फर्स्ट पेपर में। देखो फर्स्ट ग्रेड का मतलब मेन पेपर में नहीं आता, दो पेपर लगते हैं कुछ लोगों के दिमाग। एक जनरल साइंस, जो एक फर्स्ट पेपर लगता है ना, उसमें जनरल साइंस ही आती है, जैसे आपके आ सकती है वो। उनके भी एक रासायनिक अभिक्रिया चैप्टर दे रखा था, इसलिए मैं बता रहा हूँ। मैंने कहा जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? लोहे की कील का रंग ऐसा हो जाता है, दूसरा ऐसे उल्टा सीधा बताएगा तो आप कहोगे लोहे की कील का रंग कैसा होता है? भूरा, और विलयन का रंग कैसा होता है? हल्का नीला। बोलो कोई दिक्कत है क्या? ये एक तरीका। अब आता है तीसरा तरीका, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है? और क्या पूछा था वो सुन लो आप। अभी मैं आपसे बार बार ये कह रहा हूं कि अधिक क्रियाशील पदार्थ ने कम क्रियाशील पदार्थ को विस्थापित कर दिया। अरे कर दिया क्या? अब तुमको कैसे पता चलेगा कौन सा अधिक क्रियाशील है कौन सा कम क्रियाशील? अरे सही बात है क्या? अभी तो लिख दिया आपको। और एग्जाम्पल ऐसे, अब देखो सुनो मेरी बात, मैं अब ये नहीं कह रहा हूं आपको। अभी देखो एक बात, कभी कभी किसी को सही बात बोलने पे थोड़ा सा ऐसा होता है, सर कहीं आप अपनी बढ़ाई तो नहीं। मैं आपको बताता हूं, मैं एलडीसी के 6 बैच, मैंने आपसे पहले बोला सब बैच कंप्लीट करवा चुका हूं ना। उन बैचों में, और कम से कम ग्रुप डी से पहले ही बैच कंप्लीट हो गए थे, 4 बैच थे ना। सेम रिकॉर्ड जैसे आपके पास भी वीडियो रहते हैं, सब उनके पास रहते हैं ना। और मैं आपसे भी, मेरी आदत ही है, मैं बार बार बोलता हूँ ऐसे पूछेगा, ये ध्यान रख लेना। सेम क्वेश्चन मैंने उनको ये बात बोली थी, और जैसे मैं बोलता, मैं कह रहा किसी ना किसी एग्जाम में तुमको लिख के देगा, मैंने क्वेश्चन भी लिखाया था, ऐसे लिख के दे देगा 4 रिएक्शन, और आपसे कहेगा इनमें से कौन सी सही है और कौन सी गलत। और मैंने ये भी कहा था ये वो क्वेश्चन है जिससे लोगों से तुम आगे निकलोगे,
और सेम क्वेश्चन आया था ग्रुप डी के एग्जाम में, लोगों को हवा भी नहीं लगी थी कि क्या क्वेश्चन, लेकिन मैं आपको इसलिए मैंने बोला ही नहीं, मैंने ये बोला उसमें वीडियो रहते हैं, पता चल जाएगा उसमें कि एक बात को सुनना कि ये ऐसे बोला भी था, मैं ऐसे ही बोला है उनको भी कि ये आएगा आपके एग्जाम में, आए नहीं आए मुझे पता नहीं, आगे की देखो ये हमारा काम होता है ना, हम जब बार बार कहते हैं हमारा मकसद, देखो एक बात सुनो, हम ये नहीं लगा सकते किस एग्जाम में क्या क्वेश्चन आए, हम संभावनाएं बताते हैं। अरे क्या बताते हैं? संभावना बताते हैं। जैसे ग्रुप डी में यहां तक पहुंच गया क्वेश्चन एक बात, या किसी जैसे मैं अभी फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम लिया, मैं हर एग्जाम का सराह ले रहा हूं आपको अगर मैं बात करूं, लेकिन अभी हाल ही में क्योंकि 2 साल से एग्जाम कम लगी है, तो जो एग्जाम में लगती है उसका मतलब क्या होता है कि हमारा पूछने का मतलब कि एग्जामिनर यहां से पहुंच रहा है, उससे आगे अब एक बात और हम चलते हैं। तो ये सेम बात मैंने उनसे कहा कि इसका एक तरीका और होता है क्वेश्चन। जैसे मैं आपको बताता हूं, मैंने 4 रिएक्शन लिख दी, अरे क्या लिख दी? 4। एक रिएक्शन में ऐसे लिख देता, ये Cu है, इसकी क्रिया FeSO4 से कराई, तो ये बन गया CuSO4 प्लस Fe। अरे बन गया क्या? ऐसी 4 अभिक्रिया लिख देगा, ऐसी ऐसी बना के, जैसे ये लिखी थी, दोनों लिखी थी ना, ऐसे ये और लिख दी 4, और आपसे कहेगा इनमें से कौन सी अभिक्रिया सही नहीं है? ये क्या सही है क्या? क्योंकि कॉपर कभी भी आयरन को विस्थापित कर नहीं सकता, और ऐसा ही क्वेश्चन आया था। अब आपकी अभी एक बात आएगी कि ऐसे पता थोड़ी चलेगा तुमको कैसे पता चलेगा? इसके लिए दोस्त मेरे एक सारणी आती है। अरे क्या आती है? और ये क्या है? धातुओं की सक्रियता श्रेणी। अरे कैसी? सक्रियता श्रेणी को क्या बोलते हैं? एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, ऑफ क्या? मेटल। समझो मेरी बात को, धातुओं की सक्रियता श्रेणी क्या कहती है? ये आपके रासायनिक अभिक्रिया वाले, देखो अब सुनो मेरी बात, ये टॉपिक को ये और बताता हूं आपको एक बात, ये कहीं एनसीईआरटी में जो 10th क्लास में रासायनिक अभिक्रिया वाले चैप्टर है उसमें नहीं समझा रखी ये बात, ठीक है? उसने नहीं कहा ये बात किस तरीके, मैंने आपसे कहा था मैंने इसलिए बोला है इस तरीके का क्वेश्चन आएगा एग्जाम के अंदर। ये एक्चुअल में कहा है इसी 10th क्लास की बुक में, धातु अधातु का चैप्टर है, ठीक है? कौन सा है? धातु। उसी में ही श्रेणी दे रखी है, मैंने उसी से आपको मैं आपको बताता हूं क्या मतलब है। धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर घटते क्रम में व्यवस्थित करना, उनके क्रियाशीलता के आधार पर कैसे क्रम में? घटते क्रम में व्यवस्थित करना क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है सक्रियता श्रेणी। क्या होता है? सक्रिय। हाँ, अभी तो मुझे एक बात और याद है, इसी में से सेम क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन राजस्थान पुलिस के एग्जाम में पूछा गया था, और उसमें कैसे पूछा था वो सुनना। क्या मतलब है इसका? मतलब देखो सुनो, ये सक्रियता श्रेणी होती है जो क्रियाशीलता का घटता क्रम है, उनमें सबसे अधिक क्रियाशील धातु होती है इनमें से पोटेशियम। अरे क्या होती है? उससे कम क्रियाशील होती है सोडियम। अरे क्या होती है? उससे कम क्रियाशील होती है कैल्शियम। क्या होती है? कैल्शियम से कम क्रियाशील मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम से कम क्रियाशील एल्युमिनियम। अब भाई जिन लोगों को नाम ही याद नहीं है, मैंने पहले ही कहा था 30 तक नाम कैसे भी याद रख लो आप, है ना? पहला क्या है? ये मैग्नीशियम, और ये नाम बार बार आते रहेंगे, इनको तो याद ही रखना है ना। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है जिंक, आयरन और लेड। जिंक, आयरन और लेड, 3 नाम और याद रखो। इसके बाद 4 नाम और याद रखो, कॉपर, Hg, Ag और Au। जिनको नहीं पता हो, Cu आया था कॉपर, Hg भी आया था मरकरी, Ag क्या है? सिल्वर, और Au होता है सोना। ये चांदी और ये क्या है? सोना। चलो अगर मैं इस बात, अब मेरी थोड़ी बात को अगर बात करूं अच्छी तरह सुनो और समझो इस बात को, है ना क्या कह रहा हूं। पहला क्वेश्चन एग्जाम का, पहला क्वेश्चन है कि आपको एक क्रम ही पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? एक तो क्वेश्चन ये है कि धातुओं की सबसे ज्यादा क्रियाशील धातु कौन सी है? तो ये जो है पोटेशियम, सर्वाधिक क्रियाशील धातु है। अरे सर्वाधिक कैसी है? क्रियाशील। मैंने पहले ही कहा था धातुओं की क्रियाशीलता का घटता क्रम है, और इसका मतलब सोना क्या है? सबसे कम क्रियाशील है। इसका मतलब समझते हो क्या मतलब है सबसे कम क्रियाशील का? मतलब सोना कभी भी जल्दी किसी से क्रिया करता नहीं है। जैसे मैं बताता हूं, ठीक है? सोना कभी भी रखा रहे, सोना कभी ऐसा देखा है काला पड़ जाएगा? अरे पड़ेगा क्या? सोना जैसा है वैसे ही रहता है। अरे रहता है क्या? इसका मतलब सोना कभी किसी से जल्दी से क्रिया करता है क्या? स्वतंत्र अवस्था में मिलता है प्रकृति में, और ये कभी किसी से क्रिया करता भी नहीं है जल्दी। इसे कभी पूछे कि सर्वाधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? पोटेशियम, और सबसे कम कौन सी है? सोना। ये भी बता देता हूं, पोटेशियम से अधिक क्रियाशील लिथियम भी होती है।
अरे क्या होती है? लिथियम। किसी ने साइंस पढ़ी होगी उसको पता होगा, लेकिन 10th क्लास की बुक में सारणी चालू करी गई है पोटेशियम से, इसे हम यहाँ पोटेशियम ही रखेंगे। ध्यान क्या रखेंगे? पोटेशियम। तो थोड़ा ध्यान रखना, ये पूरा ही याद रहना चाहिए आपको क्रम, ठीक है? 1 2 से काम नहीं चलेगा, 2 तो आप डायरेक्ट याद रखिए, पर आपको पता रहना चाहिए कि पहले क्या आएगा? पोटेशियम, देन सोडियम, देन कैल्शियम, देन मैग्नीशियम, देन जिंक, देन और क्या है? कॉपर, Hg, Ag और A। अरे होता है क्या? अब मेरी बात को अच्छी तरह सुनना और समझना आप ऐसे, यहीं से काम की बात आती है और ये आपको कम से कम अच्छी तरह से याद रखना है। और मैंने कहा पहले तो आपको क्रम याद रखना। अब बड़ी दिक्कत आ जाएगी तुमको कि क्रम याद कैसे रहेगा। अरे सही बात है क्या? अब थोड़ा सा देखो, आपको नॉलेज रहनी चाहिए ना, थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा याद करने का एक तरीके से बताता हूं आपको ना। ये पोटेशियम है, अरे क्या है? ये तो हमको रहेगा कि पोटेशियम सबसे अधिक क्रियाशील होता है। तुमको एक बात समझो, पोटेशियम के साथ सोडियम जोड़ना होता है। कैसे जोड़ेंगे मैं बताता हूँ। आपने ये बात खूब सुनी होगी, सोडियम भी बहुत अधिक क्रियाशील धातु होती है। जब कभी भी बाहर निकालते हो तो आग पकड़ लेती है। अरे क्या पकड़ लेती है? मैं ही पढ़ाऊंगा आगे आपको इसी टॉपिक के अंदर, नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, है ना? तो थोड़ा बात को सुनो। इसका मतलब 2 अधिक क्रियाशील धातुओं की बात करें तो पोटेशियम और क्या होती है? सोडियम। तो इन दोनों का ग्रुप बना लो, पोटेशियम और सोडियम। एक देखो, मैग्नीशियम 12 नंबर पर आता है, एल्युमिनियम 13 नंबर पर आता है। किसी ने सुना हो तो मैग्नीशियम और बीच में क्या रहा है? ये बड़ा खतरनाक है, बीच में इनको तुमको याद ही रखना है, बीच में क्या आ रहा है? कैल्शियम। तो तुम देखो इन 5 नामों को एक साथ याद रखो। क्या क्या? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, 5 का ग्रुप बना लो। देन उसके बाद क्या आएंगे? जिंक, आयरन, लेड। जेडन का नाम क्या होता है? जिंक। Fe का नाम आयरन, Pb का नाम लेड। ऐसे याद रखो, जिंक, आयरन, लेड। बोलो क्या बोलोगे? तीनों का ग्रुप बना लो। देन इन चारों को फिर एक साथ याद करो। क्या? कॉपर, Hg, Ag, Au। क्या बोलोगे? कॉपर, Hg, Ag, Au। जैसे मैं बोल रहा हूं ऐसे याद रखो। चलो मैं एक और तरीका बताता हूं, और थोड़ा सा चीजों को ऐसे करते हैं, इसके साथ जुड़ते हैं। सबसे कम क्रियाशील सोना है क्या? सोना के साथ चांदी जुड़ता है क्या? अरे सोना चांदी बोलते हैं क्या? तो ये समझ लो सोने के ऊपर क्या आएगा? चांदी। अरे ये भी Ag है और ये Hg है। अरे Gg एक साथ है। अरे सही बात है क्या? ये Ag और ये क्या है? मतलब एग्जाम में भूलो तो साथ में याद रखना, Ag और H। और वैसे भी चांदी और मरकरी वैसे भी एक जैसे होते हैं, चांदी जैसे दिखते हैं दोनों। अरे दिखते हैं क्या? मरकरी आपने देखा होगा, वो पारा ब्लड प्रेशर मापते हैं उसमें। और ऊपर क्या है? देखो सिक्के जो बनाए जाते हैं सोने, चांदी और कॉपर के होते हैं। अरे होते हैं क्या? तो ये इन चारों का ग्रुप रख सकते हो क्या याद? ठीक है। अब थोड़ा देखो, मैंने क्या बोला, एक तरीका हो तो भगवान का नाम लेके रटो, उसमें तो कभी भी भगवान ने साथ छोड़ा, बीच में गायब। ऐसी बात है क्या? तो थोड़ा भगवान पे विश्वास करो, थोड़ा अपने ऊपर भी याद रखो कि कभी कभी भूलने की कोशिश करें तो हम ऐसे याद रखें। तो आप तो ग्रुप में याद करो। मैंने क्या बोला? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, 5 एक साथ बोलने हैं। उसके बाद जिंक, आयरन, लेड। क्या बोलोगे? और उसके बाद कॉपर, Hg, Ag, Au। क्या बोलोगे? कॉपर, Hg, Ag और Au। बोलो कोई दिक्कत है क्या? अब देखो राजस्थान पुलिस के एग्जाम में क्वेश्चन क्या बना था। अब ये मैं बताता हूं, इसी को बोलता हूं एग्जाम। एग्जाम की परिभाषा होती है, कोई एग्जाम छोटी बड़ी नहीं होती है। समझ में आ रहा है क्या? ये हमारी सोच होती है, ठीक है? जब एग्जाम की तैयारी करने बैठते हैं या किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हमारी सोच में हम थोड़ा अपने आप को मान लेते हैं कि मैं राजस्थान पुलिस के लायक हूं, या मैं इसके लायक हूं, इसके लायक हूं। सिंपल सी बात है कि हमने अपने आप को उस लायक ही समझा था, इसलिए हम उस लायक ही रहे, ठीक है? लेकिन एग्जाम जो राजस्थान पुलिस में भी लगता है ना, वो भी इतना टफ पेपर आता है कि हर किसी की बस की बात नहीं है उसमें भी, ठीक है? जो मेहनत करते हैं, चाहे वो RS में लगता है, लेकिन हमने हमारा क्या दिमाग पहले से ही राजस्थान पुलिस में कर रखा था, वो कोई दिक्कत नहीं है, हमारा जो मूड था बुरा। लेकिन बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आएंगे RS के एग्जाम में, ऐसे साइंस के क्वेश्चन आएंगे जो तुम कर दो आसानी से, और कभी कभी राजस्थान पुलिस में ऐसे आ जाएंगे छोटे, तो वो तो RS के बच्चे पे भी नहीं हो क्वेश्चन। जैसे यहां से पूछा था एक बार, उसने क्या किया, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और आयरन दिया, 4 ऑप्शन में बीच में से उठाए। किसमें से उठाए? बीच। और पूछा इनमें से अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? आयरन। अरे सॉरी, इनमें से अधिक क्रियाशील कौन सी है? मैग्नीशियम। और कम क्रियाशील पूछता तो आयरन। अरे होगा कि नहीं होगा? लेकिन आंसर सीधा नहीं है क्वेश्चन, अभी तो सामने लिख रहा है। आंसर तो तब, बात समझ में आ गई क्या? आंसर तो तब देते जब पूरी सारणी हमको पता होती। तो बात समझ में आ गई क्या? हाइड्रोजन दोस्त मेरे इसके बीच में आता है। किस में आता है? बीच में। तो वो अलग बात है। अभी मैं जैसे बता रहा हूं उसको अब दिमाग में रखो सारणी को। अब मैं आपको जो पढ़ाना चाह रहा हूं वो सुनो। आपका काम क्या है? इधर आ जाओ। ये 2 रिएक्शन लिखवाई थी क्या?
एक तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बता दी थी कि ये दोनों विस्थापन अभिक्रियाएं, इसने अभी तो मैंने कहा दिया था अधिक क्रियाशीलता, और इसने कम क्रियाशील को क्या कर दिया, विस्तार। तुमको नहीं पता, तुमको तो ये देखना है कि अभिक्रिया सही है या, तो कैसे देखोगे? ये जिंक ने कॉपर को विस्थापित किया क्या? क्या जिंक कॉपर को विस्थापित कर सकता है क्या? कर सकता है। देखो इधर सुनो, ये जिंक आ रहा है क्या, और ये क्या आ रहा है, कौन ऊपर आ रहा है? इसका मतलब ये अधिक क्रियाशील है और ये कैसा है, कम। इसका मतलब ये इसको विस्थापित कर सकता है क्या? चलो इधर आ जाओ, इधर देखो आप, आयरन ने कॉपर को विस्थापित किया, हम देखें कि आयरन कॉपर को कर सकता है, कर सकता है। देखो आयरन भी इधर आ रहा है और कॉपर इधर आ रहा है, इसका मतलब आयरन भी विस्थापित कर सकता है, ठीक है। लेकिन एक रिएक्शन मैंने ये भी लिखी थी, होगी गायब। चलो एक और सुनो, एक मैंने रिएक्शन लिखी थी जिसमें कॉपर आयरन को विस्थापित कर सकता, तो वो करेगा क्या? नहीं। या कोई भी, जैसे मैं लिख देता हूं आपको समझाने के लिए, एक रिएक्शन लिखता हूं ना, मैंने लिखा ये आयरन है, इसकी क्रिया Al2O3 से कराई, इसने बना दिया Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम। क्या ये अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया है कि नहीं, बताओ? समझ में आ गया क्या? क्यों नहीं है? आयरन को एल्यूमिनियम विस्थापित, इधर देखो ये तो आयरन है और ये क्या है, इनमें से कौन अधिक क्रियाशील है? एल्यूमिनियम। और एल्यूमिनियम नहीं कर सकता ये अभिक्रिया अगर, तो इसका मतलब आयरन एल्यूमिनियम को विस्थापित और लिख देते हम ये क्या है, गलत। बोलो कोई दिक्कत है क्या? और इससे ज्यादा बात समझो, अब मैंने दोस्त मेरे बहुत अच्छी तरह समझा दिया है और आपको स्पष्ट रूप से पता रहना चाहिए। एक बार लिखो आप, नीचे लिखना, जो बात बोल रहा हूं तुमसे, देखो इधर देख लो, मैंने तुमसे कहा इसको रटो, अरे बोलो, मैंने केवल ये बोला है कि ये तो आपको 101% याद करने पड़े। ये मैंने फिर भी बोला है, ये एक जगह नहीं है, कितनी जगह है? ये धातु अधातु के चैप्टर में भी आ रहा है, इसे दो जगह टॉपिक में मिक्स कर रहा है, इसलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दो तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, इसे ध्यान रखो इसको। तो नीचे लिखो, पहले विस्थापन अभिक्रिया में लिखो, यह विस्थापन अभिक्रिया के अंदर लिखना है, यह एक ऐसी अभिक्रिया है, यह एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें अधिक क्रियाशील पदार्थ, जिसमें अधिक क्रियाशील पदार्थ अधिक क्रियाशील पदार्थ कम क्रियाशील पदार्थ को, अधिक क्रियाशील पदार्थ कम क्रियाशील पदार्थ को विस्थापित कर देता है। यह ऐसी अभिक्रिया है जिसमें अधिक क्रियाशील पदार्थ कम क्रियाशील पदार्थ को विस्थापित कर देता है। अधिक क्रियाशील पदार्थ कम क्रियाशील पदार्थ को विस्थापित कर देता है। ठीक है, उतार ले सबने, सेम उतारो दोनों, पहले दोनों रिएक्शन उतार लो सेम। ये दो ही उतारो पहले, है ना? हाँ भाई साहब, उतार लिए सबने, कंप्लीट करो जल्दी से। नीचे लिखो एक पॉइंट,
आप सुनो भाई साहब, ये दूसरी रिएक्शन के बारे में मैंने एक क्वेश्चन बोला था आपसे, उसको मैं लिखवा देता हूं। अब आप क्या करोगे, इसको लिखोगे कैसे, इसके नीचे तीर का निशान लगा के लिखो। इसका मतलब इसी अभिक्रिया के बारे में बात कर रहा हूं, लिखो नीचे, इसका नीचे जैसे मैं लिख रहा हूं ऐसे लिखो। इस अभिक्रिया में, कौन सी में, दूसरे नंबर की अभिक्रिया की बात कर रहा हूं यहां पर, ये दूसरे नंबर की, इसके बारे में बता रहा हूं मैं केवल। इस अभिक्रिया में लोहे की कील को, इस अभिक्रिया में लोहे की कील को, लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के, कॉपर सल्फेट के नीले रंग के जलीय विलयन में, कॉपर सल्फेट के नीले रंग के जलीय विलयन में डुबोया जाता है, नीले रंग के जलीय विलयन में डुबोया जाता है, के जलीय विलयन में डुबोया जाता है, जलीय विलयन में डुबोया जाता है, तो डुबोया जाता है तो लोहे की कील पर, तो लोहे की कील पर भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, तो लोहे की कील पर भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, तो लोहे की कील पर भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, लोहे की कील पर भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, तथा विलयन का रंग, विलयन मतलब सॉल्यूशन, विलयन का रंग, विलयन का रंग हल्का नीला हो जाता है, तो विलयन का रंग हल्का नीला हो जाता है, विलयन का रंग कैसा हो जाता है, हल्का नीला। ठीक है, मैं एक एग्जांपल और लिखवा देता हूं, है ना, क्योंकि मुझे आगे अभिक्रिया कहीं जरूरत पड़ेगी, इसे मैं आपको याद भी करा देता हूं। इसको देखो, सुनो मेरी बात, एक मुझे एक बार बता देना, क्या यह अभिक्रिया विस्थापन है कि नहीं है। तीसरा एग्जांपल ये लिख देता हूं, इसकी क्रिया मैंने एल्युमिनियम के साथ कराई, ये बन रहा है Al2O3 प्लस Fe। क्या यह अभिक्रिया विस्थापन है कि, क्या यह अभिक्रिया विस्थापन है कि नहीं, अरे बोलो। अरे बिल्कुल है, तुम्हारा क्या तुम्हारा का भेजा काम करना छोड़ जाता है, मैं तुम्हारा अभी नहीं कर रहा तो एग्जाम तक तो बिल्कुल नहीं करेगा। ठीक है, अब तुम समझ, बस एक रिएक्शन तुम्हें थोड़ी देर पहले तुमने भूल गए, तुम क्या, मैंने कहा कितने भी नियम पढ़ा लो, एग्जाम में तुम नियम भूल के शकल दे, नहीं लग रहा, मजा नहीं आ रहा, नहीं होगी, समझ में आ रहा है, तुम ऐसे ही कर, अरे नहीं मानोगे भाई साहब, एग्जाम के बाद मानोगे। ठीक है, जब क्वेश्चन करोगे या नहीं करो, दोनों स्थिति में याद रखोगे। मैं बार बार कह रहा हूं, तुम नियम पहले देखो, ये एल्युमिनियम के आयरन को विस्थापित कर सकता है क्या, बिल्कुल कर सकता है, एल्युमिनियम अधिक। अब देखो इसमें कोई दिक्कत नहीं, इस एल्युमिनियम को इधर लिख दो, Fe2O3 को इधर लिख, वो कोई दिक्कत है क्या, वो उससे दिक्कत नहीं आती है। तो मुझे बताओ, इसलिए अभिक्रिया विस्थापन है कि नहीं है, तो बस यही दिमाग में रखना था। इसके अलावा हाँ, उल्टा लिख देता मैं कि Al2O3 होता, उसको Fe विस्थापित कर सकता था क्या, नहीं, वो पहले ये लिखा था, वो दादा ये था, अरे सेम नहीं है वो, दे दो, देखो इसको, अभी भी सेम ही, क्या सेम ही है, सेम कहाँ है, सेम ये, हाँ मतलब जिसको कह रहा हूं उसी के लिए ना, अगर तुम्हारा कहने का मतलब अलग है तो उसको ऐसे नहीं मानते हैं ना। ठीक है, तुम्हारी बात सही है तो वो सही रहेगी। ठीक है, चलो बात समझ में आ गई क्या, तो दोनों में अंतर है कि नहीं है, यहां वहां पर Fe2O3 था, यहाँ क्या है Fe, और ये Al2O3 है, समझ में आ रही है मेरी बात, तो इसको उतार लो, गलत को नहीं उतारना है ना, वो तो समझाने के लिए था, इसको और उतार लो कभी के लिए। अब ये ऐसी चीजें कि कोई क्लास में लेट जुड़ता है, उसको समझ में नहीं आएगा भाई साहब, ये सब केवल समझने के लिए बात है। संतुलित अभी करते हैं, कोई नहीं होगी देख लेंगे पर। क्या ये अभिक्रिया संतुलित है क्या, और ये कब हो सकती है संतुलित, इसको 2Al कर दूं और इसको 2Fe कर दूं, मेरे हिसाब से हो जाएगी संतुलित। चलो
अरे भाई साहब ऐसे वापस सर डेफिनेशन वापस बताओ, डेफिनेशन मैंने लिखवा दी, ऐसे 3-3 बार वापस नहीं बोल सकता है ना। जब से मैं आधा घंटे से तो ये विस्थापन अभिक्रिया समझा ही रहा हूँ, उसके बाद भी अब एक ही अभिक्रिया में 1 घंटे लगाओ तो भाई ये नहीं कर सकते है ना। ये समझ अच्छी तरह से, जब नहीं आए डेफिनेशन नहीं लिखी हो तो आराम से आपके पास वीडियो रहता है, आप दोबारा देखो उसमें बात करो। हाँ जो सुन लो एक बार, तो मैंने ये कहा क्या विस्थापन अभिक्रिया है कि नहीं है, क्योंकि हमको ये पता चल रहा है कि ये एल्युमिनियम अधिक क्रियाशील है, इधर देखो, और आयरन क्या है, कम क्रिया। अब इन सब चीजों का आंसर इस सारणी से लगता है। अरे लगता है क्या, तो ये धातुओं की क्रियाशीलता का कैसा क्रम है, घटता। पहले केवल हेडिंग डालोगे, फिर मैं एक लाइन लिखवाऊंगा, फिर लिखना इसको, धातुओं की सक्रियता श्रेणी, केवल हेडिंग डाल दो आप, धातुओं की सक्रियता श्रेणी, धातुओं की सक्रियता श्रेणी, एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, धातुओं की सक्रियता श्रेणी, धातुओं की सक्रियता श्रेणी। नीचे लिखना इसके अंदर, नीचे मैं लिखवा रहा हूं, पहले एक लाइन लिखवा देता हूं सर, क्या है सक्रियता श्रेणी। धातुओं को, धातुओं को उनकी, धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर, धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना, घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना, घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना सक्रियता श्रेणी कहलाता है। घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना सक्रियता श्रेणी कहलाता है, सक्रियता श्रेणी कहलाता है, सक्रियता श्रेणी कहलाता है, सक्रियता श्रेणी कहलाता है। कंप्लीट है दोस्त मेरे। अब उतार लो वो घटते हुए क्रम क्या होता है, सेम उतार लो ऐसे कैसे। वैसे देखो एक बात सुनो, तुमको कोई जरूरी नहीं है कि इस तरीके से 3-3 लाइन, आप सीधा भी लिख सकते हो इसको, समझ में आ रहा है क्या, वो आपका काम है, कैसे भी उतार लो, आपकी जैसे इच्छा हो, या ऐसे ही उतारना है तो ऐसे उतार लो। हाँ सेम उतार। कंप्लीट करो इसको है ना। सर एक बार इनके हिंदी, अच्छा हिंदी नाम भी लिखने क्या यार, लिखूं क्या भाई, ऐसा मत करो, ये तो आप याद रखना चाहिए ना आपको। देखो किसी को लिखना हो तो लिख लेना, ये पोटेशियम होता है के, Na, जो नाम पता नहीं हो उसको लिख लेना। के को क्या बोलते हैं, पोटेशियम, Na को क्या बोलते हैं, सोडियम, Ca को क्या बोलते हैं, कैल्शियम, Mg को मैग्नीशियम, Al को एल्युमिनियम, Zn को जिंक, आयरन को लेड, Pb, आयरन को लोहा, Pb को लेड। वैसे एक बात समझो आप है ना, ये नाम आगे मैं कहीं ना कहीं जब धातु धातु पढ़ाऊंगा तो मैं लिखवा भी दूंगा ना, जरा काफी लोग चीजों के नाम आ जाएंगे, मैं अपने आप चिंता मत करो, अभी जितना मैं लिखवा रहा हूं उतना लिख। हाँ सर
Na क्या होता है? सोडियम होता है, ठीक है ना, ये दिमाग में रखना। सर Na क्या होता है? बस ऐसे ही मत करो भाई साहब। पहले बता देता हूं आपको, जब हम एग्जाम लाइन में आए हैं तो आपको इतना एक्टिव होके बैठना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको बहुत बड़ी बड़ी चीजें पढ़नी है। और अगर बड़ी बड़ी चीजें पढ़नी है उसके लिए आप इतनी छोटी चीजों को नहीं कर सकते। ये खूब आप 10th क्लास वगैरह में पढ़ के भी आए हो, तो ध्यान रखने वाले। तो ये नाम, और वैसे इनके नाम भी मैं आगे लिखवा दूंगा, चिंता मत करना, कहीं ना कहीं आएंगे, है ना। वैसे सोडियम पोटेशियम मैंने एक जगह पहले भी लिखवाया है, तंत्रिका आवेगों के संचरण में मैंने कहीं उसमें अधिक मात्रिक तत्व और सूक्ष्म मात्रिक तत्व लिखवाए थे क्या, वहां भी आया था, ठीक है। चलो, तो ये धातुओं की सक्रिय श्रेणी याद रख लोगे क्या? यहाँ दो बातें तो बिल्कुल अच्छी तरह सुन लो कि सबसे अधिक क्रियाशील कौन है और इनमें सबसे कम क्रियाशील सोना। लिख लिए कि तुमने ये दोनों बात? ये स्पष्ट रूप से लिख लेना। और मैंने तो आपको स्पष्ट कहा है कि ये पूरा क्रम आपको याद होना चाहिए। चलो एक और बात सुनो, मैं एक बार बोल देता हूं आपको, फिर याद रखो। सीधे बैठो एक बार। सबसे अधिक क्रियाशील, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद एल्युमिनियम, फिर तीनों एक साथ याद हो, जिंक आयरन लेड, जिंक आयरन, उसके बाद कॉपर HgAgAu, कॉपर HgAg और Au। तो ये दिमाग में रख लो इस बात को। ये सोना वगैरह तो आपको अपने आप याद होगा, खुद ही को पढ़ोगे तो अपने आप चीजें याद रह जाएंगी। वो वाला Hg को क्या बोलते हैं? मरकरी बोलते हैं ना। Hg को मरकरी बोलते हैं और Cu को कॉपर कहते हैं ना, बिल्कुल याद रखना। अगली बात सुनो और समझो अच्छी तरीके से। अगली जो अभिक्रिया आती है, और उस अभिक्रिया का नाम क्या है? उसको बोलते हैं द्युविस्थापन अभिक्रिया। अरे क्या बोलते हैं? द्युविस्थापन। द्युविस्थापन अभिक्रिया, द्युविस्थापन अभिक्रिया, हेडिंग डाल दो सभी लोग। इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। द्युविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, क्या नहीं होता? चलो, द्युविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, क्या नहीं होता, इधर सुनो आप। डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब है दो बार दो चीजों का विस्थापन हो रहा है। कितनी चीजों का? या मैं इसको सिंपल सी भाषा में एक परिभाषा बोल सकता हूं कि ये ऐसी अभिक्रिया है जिसमें आपस में आयनों का स्थानांतरण होता है। किसका होता है? आयन। कैसे? मेरी एक बात, एक रिएक्शन बता रहा हूं, वो दिमाग में रख लेना। जैसे मैंने एक रिएक्शन लिखा, ये BaCl2 है, ये आपकी बुक्स में लिखी है। कुछ लोगों को नहीं पता हो Ba क्या होता है, इसको बोलते हैं बेरियम। अरे क्या बोलते हैं? देखो अंतर होता है, देखो सुन लो। एक बी भी होता है, ये बेरिलियम होता है। क्या होता है? और ये बेरियम होता है, दोनों में अंतर है ना। ये Cl जुड़ रहा है क्या, तो इसका नाम होता है बेरियम क्लोराइड। अरे बेरियम क्या होता है? क्लोराइड। मैं कोई तुमसे याद करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं तो बस लिख रहा हूं, नाम है ना। मैं तुमको क्या बता रहा हूं वो याद रख के जाओगे आप। तो इसकी क्रिया मैंने करवाई Na2SO4 से। Na2SO, Na को क्या बोलते हैं? सोडियम। अरे क्या बोलते हैं? सोडियम। SO4 को क्या बोलते हैं? सल्फेट। अरे क्या बोलते हैं? सल्फेट। बार बार बता रहा हूं क्या? चलो, इन दोनों की रिएक्शन होती है तो क्या बनता है दोस्त मेरे? एक बनता है NaCl। अरे क्या बनता है? Na को क्या बोलते हैं? सोडियम। Cl को क्या बोलते हैं? क्लोराइड। तो इसका नाम क्या हो गया? सोडियम क्लोराइड। अरे हो गया क्या? उसके बाद एक बनता है BaSO4। अरे क्या बनता है? Ba को क्या बोलते हैं? बेरियम। अरे क्या बोलते हैं? बेरियम। SO4 को सल्फेट। अपने आप ही देखो, क्या ये अभिक्रिया विस्थापन, द्युविस्थापन अभिक्रिया है या नहीं? खुद ही देखना एक बात। इस अभिक्रिया को गौर से देखोगे, चीजों का आपस में स्थानांतरण हो रहा है। कैसे? मैं देखो, मैंने आपको कल की क्लास में एक बात बोली थी, किसी भी सूत्र को लिखते हो इधर साइड होता है वो प्लस होता है, इधर क्या होता है? इसका मतलब इसमें ये क्या है, इसमें ये क्या है, इसमें इधर वाला ये क्या है? प्लस, और ये क्या है? अरे है कि नहीं है? देखो इस अभिक्रिया में एक काम हो रहा है, इसका प्लस इसके माइनस से जुड़ रहा है। ये Na है, ये किससे जुड़ रहा है? क्या नाम बन गया? अरे बना था क्या? अब ये मत करना सर ये Na2 था या Cl, नहीं भाई साहब। जब फॉर्मूला लिखते हैं तो उनकी बैलेंसी के हिसाब से लिखते हैं कि सोडियम के साथ Cl जुड़ेगा तो ऐसे ही जुड़ेगा NaCl। अगली बात सुनो, इसका प्लस इसके माइनस से जुड़ रहा है, देखो BaSO4 बन रहा है कि नहीं बन रहा?
अब तुम तो मैंने समझाने के लिए बोला है, तुम तो अभिक्रिया देख के समझ में आ जाएगा कि ये द्विविस्थापन अभिक्रिया, देखो खुद ही देखोगे तो आपस में चीजें इधर उधर ट्रांसफर हो रही है। अरे हो रही है क्या? चलो मैं आपको बताता हूं। ये फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, इस अभिक्रिया को लिख दिया और उसने क्वेश्चन पूछा था ये कौन सी अभिक्रिया है, संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन, पिछली बार की में। मुझे आंसर बताना, एक पे आ जाओ पहले, क्या ये अभिक्रिया संयोजन है क्या? खुद ही बता रहे हो ना तुम। अब इसको बताने के लिए क्या तुमको अभिक्रिया रटने की जरूरत थी क्या? नहीं थी ना। क्या यह अभिक्रिया वियोजन है? क्योंकि संयोजन के लिए एक प्रोडक्ट भी नहीं बन रहा, वियोजन के लिए एक पदार्थ नहीं है, तो कितने हैं? दो। क्या विस्थापन है क्या? नहीं, क्यों विस्थापन में एक पदार्थ विस्थापित होता है, अधिक क्रियाशील कम क्रियाशील। लेकिन क्या ये द्विविस्थापन है क्या? है, क्योंकि यहां देखो इसका Ba इसके SO4 से जुड़ रहा है, इसका सोडियम इसके क्लोरीन, तो आपस में आयनों का क्या हो रहा है? इसलिए अभिक्रिया द्विविस्थापन है। अरे क्या है? तो आपको इस तरीके, वैसे तो 99% यही आएगी, या कोई भी आ जाए तो ऑप्शन देख के आप आंसर दे सकते हो क्या? दे सकते। लिखो नीचे इसके अंदर द्विविस्थापन अभिक्रिया में, इस अभिक्रिया में इस अभिक्रिया में आपस में आयनों का स्थानांतरण होता है। इस अभिक्रिया में आपस में आयनों का स्थानांतरण होता है। स्थानांतरण का मतलब होता है ट्रांसफर होता है। इस अभिक्रिया में आपस में आयनों का स्थानांतरण होता है। स्थानांतरण का मतलब होता है ट्रांसफर होता है। आपस में आयनों का स्थानांतरण होता है। देख लिया सबने दोस्त मेरे? सेम उतारो रिएक्शन को। लिखो लिखो तो हाँ, देखो इधर सुनो, ये संतुलित है क्या? नहीं। तो देखो इधर सुनो, ये अभिक्रिया 2NaCl लिखते ही संतुलित हो जाएगी। देख लो इधर संतुलित। अब मैंने अभी एक बात बता दी थी आपको पहले भी, संतुलित करने से किसी भी अभिक्रिया के रिएक्टेंट या प्रोडक्ट पर कोई प्रभाव पड़ता है क्या? ये तो हमको संतुलित करने का एक तरीका होता है, वो इसलिए हम करते हैं ना। अभी तुमको इस टॉपिक को पढ़ने के लिए परमाणु क्रमांक और आवर्त सारणी, मैंने तुमको अभी किसी को बोला है कि तुमको परमाणु क्रमांक याद करना है ना आवर्त सारणी याद? अभी मैंने कोई जरूरत ही नहीं बताई इस टॉपिक को करने, ना आपको जरूरत है भाई साहब ना तो आवर्त सारणी आपके सिलेबस में और ना परमाणु क्रमांक आपके सिलेबस में ना, तो वो नहीं जरूरत है। आपको ये बात सुननी बस। कंप्लीट कर दो इसको। तो बताओ क्या ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है कि नहीं है? लेकिन अभी ये टॉपिक कंप्लीट हुआ है क्या? ये अभी टॉपिक आगे भी चलेगा दोस्त मेरे। अभी आपको इसमें दो काम की रिएक्शन तो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीकरण और अपचयन। ऑक्सीकरण और अपचयन मैं उनके बारे में बताऊंगा, लेकिन सुन लो एक बार, नीचे बैठो एक बार है ना, और मैं एक बात बोल देता हूं तुमको, बता देता ना। बस क्यों, क्या और कैसे क्वेश्चन मत पूछना आप है ना, 3 तरह के क्वेश्चन मत पूछना। मैं बात बताता हूँ। आज क्लास तुम्हारी मॉर्निंग में इसलिए लगी थी मेरी, टाइम टेबल चेंज करने के लिए, कि मुझे कहीं बाहर जाना था है ना, और इसलिए मैंने मॉर्निंग, तो आज की क्लास तो लग गई। इसके बाद 3 दिन मेरा गैप रहेगा। पहले ही बोल, चूचा नहीं कर, मैं तुमसे एक बात करूँ, कुछ नहीं बोलना है तुमको, केवल बात को सुनना है जिससे स्पष्ट पता चल जाए आपको ना। तो 3 दिन, शनिवार, रविवार और सोमवार, मेरी समय पर किसी ना किसी की क्लास लगी जाएगी आपकी, वो आपके लिए दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको ऐसे बहुत बार ऐसा लगता है सर आपकी क्लास क्यों नहीं लग रही थी वो 3 दिन, तो वो 3 दिन इसलिए लगी, तो मैं खुद ही बोल के जा रहा हूँ 3 दिन में क्या रहूंगा? छुट्टियों पे, ठीक है। फिर मैं मंगलवार 2 तारीख क्या 3 तारीख से ना, 3 तारीख से वही क्लास रेगुलर लेंगे ना, टेंशन नहीं करनी है अपने आप। मैंने कहा संक्रांति से पहले पूरी कोशिश करेंगे, आपका सिलेबस हो जाएगा, या प्लस 1-2 दिन इधर के उधर वो चलता रहेगा, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों।